Okay, good afternoon everyone. I know you guys are doing good. कल हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको. Today we'll get started with the 700 series. तो कल आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया था. What is the meaning of the word financial statement? What are the users of financial statements? And हमारा syllabus confined है around the statutory audit concept that is called as financial statement audit. आज हम यही कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे. सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. अब ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके सिलेबस में है एट अ इंटरमीडिएट लेवल. कल मैंने ओवरव्यू भी दिया था दैट आउट ऑफ 11 चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स में स्टैंडर्ड्स ही हैं, कुछ चैप्टर्स में स्टैंडर्ड्स प्लस अदर कॉन्सेप्ट्स भी है. ऐसा कॉम्बिनेशन है. इनिशियली जो कुछ लेक्चर्स रहेंगे आपको चैप्टर्स के बारे में कम सोचना है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड पे फोकस करना है. जैसे कल हमने आपको लास्ट में ओवरव्यू दिया था दैट वी हैव दिस 200 से लेकर के 700 सीरीज. इसमें हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग जो फेज होता है हमारा 700 सीरीज, आज वहां से डिस्कशन शुरू करेंगे. सो बेसिकली जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, वैसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. दे आर कॉल्ड एज एसएस. दे आर कॉल्ड एज एसएस. अब आपके सिलेबस में बहुत सारे एसएस हैं. मैंने इसे बहुत सारे ऐसा मान के चलिए कुछ लगभग 7 या 8 है जो इंटर में नहीं है, बाकी सब कुछ इंटरमीडिएट में दिया गया है. वो 7-8 को उन्होंने सिर्फ फाइनल में डिस्कस किया है. तो फाइनल में ये जो आप इंटर में पढ़ेंगे वो तो रेलेवेंट है ही है, प्लस कुछ एडिशनल स्टैंडर्ड्स भी आ जाएंगे. सो टुडे विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. इंट्रोडक्शन के बाद में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग फेज दैट इज 700 सीरीज से शुरुआत करेंगे. अब हमारे मॉड्यूल के अंदर देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स. तो सर हमारा रिपोर्टिंग वाला पार्ट किस चैप्टर के अंदर रहेगा? अब आप नोटिस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट. यहां पर हमारा पूरा 700 सीरीज रहेगा, मतलब 700, 701, 705, 706, 710, ये सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर रहेंगे. प्लस आप लोग तो लॉ पढ़ के आए हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्शन 143. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कारो 2020, जो भी 143 से ही आता है. ये सब चीजें हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर लिखी हुई है. कुछ और स्टैंडर्ड्स भी हैं लाइक 299, 600, वो सब कुछ मिला के एक सिंगल चैप्टर बनाया गया है. तो चैप्टर के बारे में मत सोचिए, अभी के लिए शुरुआत करेंगे पहले स्टैंडर्ड के साथ दैट इज कॉल्ड एज SA 700. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे SA 700. SA 700. The name is forming an opinion. The name is forming an opinion and reporting. Forming an opinion and reporting on financial statements. Forming an opinion and reporting on financial statements. मतलब जब आप अपना ऑडिट कंप्लीट कर लें, तो कल हमने आपको याद है 5 स्टेजेस पढ़ाए थे ऑडिट में. सबसे पहला स्टेज होता है बिजनेस को समझना, इंडस्ट्री को समझना. उसके बाद में ये डिसाइड करना क्या यह एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है. तो सेकंड स्टेज आता है हमारा अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. फिर आता है हमारा प्लानिंग फेज, फिर आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज, और आखिरी में आता है रिपोर्टिंग फेज. तो जब हम ये पूरा ऑडिट का प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आखिरी स्टेज होता है रिपोर्ट बनाना. मतलब हमारा ओपिनियन जो है वो फॉर्म करना, और फॉर्म करके हमारे ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होता है, और रिपोर्ट हमारे यूजर्स को देनी होती है. तो व्हाट इज दिस 700? शुरुआत करेंगे कि भाई ये जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, रिपोर्ट में क्या कोई टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं क्या. इस तरीके से एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे. घबराना मत. 700 सीरीज हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, बाद में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स होने के बाद में एक बार लास्ट में वापस 700 रिवाइज करवाते हैं. बिकॉज अभी कुछ चीजें समझेगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी. जो चीजें समझ में नहीं आ सकती उसे होल्ड पे रखना पड़ेगा. वंस वी आर डन विद ऑल अदर स्टैंडर्ड्स वी कम बैक टू 700 सीरीज, और तब जाके हमारा अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होता है. बट क्या होता है, बिना रिपोर्टिंग फेज को समझे बाकी स्टैंडर्ड्स को समझना भी मुश्किल होता है. इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ऑडिट रिपोर्ट. पहला स्टैंडर्ड का
नंबर और नाम लिख दिया 700 आपने, वो स्टैंडर्ड में क्या है, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं रिपोर्टिंग को लेके हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। देखो, एक जमाने में ना एक ओल्ड फॉर्मेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ओल्ड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स थे, 700, 705, 706। दो और है, दैट इज कॉल्ड एज 710 एंड 720। ये 720 आपके सिलेबस में ही नहीं है, इंटरमीडिएट में है ही नहीं, तो यहां से आगे हम 720 का डिस्कशन करेंगे ही नहीं। आपको बस बता दिया कि 720 और होता है जो कहां पढ़ाया जाएगा, फाइनल में। क्या ना, इसे अभी टेक्निकली ओल्ड फॉर्मेट जो था ऑडिट रिपोर्ट का, उसके हिसाब से आपको चार स्टैंडर्ड पढ़ने थे, 700, 705, 706 एंड 710। फिर ये ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को रिवाइज किया गया। हमारे लिए अब से जो फॉर्मेट रेलेवेंट है वो कौन सा है? रिवाइज फॉर्मेट। देखो, ये 2018 के बाद में लेके आया था, बट इसका एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी आते आते 2020 हो चुका था। तो कहना इसे 2020 के बाद से हम ये फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करते, हम क्या फॉलो करते हैं? रिवाइज फॉर्मेट। बट क्या होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पे ओल्ड फॉर्मेट दिखते रहेगा, तो आप घबराना बस, ये फॉर्मेट गलत तो नहीं, गलत नहीं है, वो क्या रहेगा? ओल्ड फॉर्मेट रहेगा। क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ना, जैसे लॉ नया लिखते हैं, वैसे स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, उनको बोलते हैं बेयर एसिस। क्या बोलते हैं? बेयर एसिस। वहां जो सारे एग्जांपल्स है अभी भी, वो किसके हिसाब से दिए हुए? ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से। बिकॉज सारे स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं किया है, बस ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को क्या कर दिया? रिवाइज। तो कहना इसे रिवाइज फॉर्मेट में इन्होंने क्या बोल दिया? 700 के आगे ब्रैकेट्स में देखो क्या लिख दिया? रिवाइज लिख दिया। 705 के आगे क्या लिख दिया? रिवाइज। 706 के आगे रिवाइज। ऐसे ही 710 जो है वो भी क्या हो गया? रिवाइज हो गया। बट एक स्टैंडर्ड नया आ गया, कौन सा वाला? 701। ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? न्यू। मतलब ये पहले था ही नहीं, ये नए फॉर्मेट में इंक्लूड किया गया है। अब देखो, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मैं बहुत सारी चीजें इन एक्सट्रीम डिटेल नहीं जाऊंगा, जितना एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट, थोड़ा हमारा फोकस वो रहेगा। रेगुलर के अंदर मैं पूरा ओल्ड फॉर्मेट बताऊंगा, यहां पर आपको जितना रेलेवेंट रहेगा उतना बता दूंगा, बट हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? रिवाइज फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि हमारा सिलेबस में क्या है? रिवाइज फॉर्मेट ही दिया हुआ है। मतलब कभी कभी आर्टिकल्स में काम करने जाओ, गलती से पुराना फॉर्मेट दिख जाए तो डरना मत। क्यों? क्योंकि एक जमाने में ओल्ड फॉर्मेट ही फॉलो करते थे। अभी भी बहुत सारे स्मॉलर, जैसे पार्टनरशिप का ऑडिट कर रहे हो आप, अब उसके लिए क्या है? एसएस का एप्लीकेशन ही नहीं है, तो जो फॉर्मेट फॉलो करते थे अभी भी कौन सा फॉलो कर लेते हैं? ओल्ड फॉलो कर लेते। तो आपको ये घबरा के जरूरत नहीं सोचना है कि गलत है, गलत नहीं होगा, वो बस क्या फॉलो कर रहे होंगे? ओल्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे होंगे। जितने भी कंपनीज है उनका अगर आप ऑडिट करते हो, उनके लिए आज अपने कौन सा फॉलो करना चाहिए? रिवाइज फॉर्मेट ही फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आया आपको? कैन वी गेट स्टार्टेड? अभी हम शुरुआत कहां से करेंगे? 700 के साथ, और हमारा डिस्कशन किस पे होगा? रिवाइज फॉर्मेट पे। जस्ट थोड़ा थोड़ा जहां जहां जरूरत रहेगा कि यार ये रिवाइज समझने के लिए थोड़ा ओल्ड का एक एग्जांपल देना चाहिए, एक आध एग्जांपल दूंगा, डिफरेंस समझाऊंगा, और बाकी फोकस किस पे रहेगा? पूरा रिवाइज के ऊपर। नोटबुक में जाइए, अंडर 700 सबसे पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1। 700 जो ऐसे है उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। अब आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं? There are only 2 types. Remember, there are only 2 types. One is called as unmodified opinion and one is called as modified. Modification में 3 ऑप्शन होते हैं. Remember, under modification we will have 3 ऑप्शन. Overall types 2 ही होते हैं, modified and unmodified. तो types of audit opinion को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. Divide in 2 parts. लिखिए पहला वाला modified, दूसरा लिखिए unmodified. There are 2 types. 2 एरो बना दीजिए, एक लिखिए मॉडिफाइड, दूसरा लिखिए अनमॉडिफाइड। एक लिखिए मॉडिफाइड, दूसरा लिखिए अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड के नीचे एरो बना के लिखिए, अंडर अनमॉडिफाइड एरो बना के लिखिए ऑल्सो नोन एज। अनमॉडिफाइड के नीचे एरो बना के लिखिए ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन। ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और unqualified opinion, also known as clean opinion or unqualified opinion. फिर modified के नीचे एरो बनाइए, अंडर modified एरो बना के लिखिए 3 चीजें A B C। आप उल्टा तो नहीं लिख रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको पहले मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड लिखा है, तो आप गलती नहीं कर रहे हो ना, बराबर लिख रहे हो ना आप। अंडर अनमॉडिफाइड आपने क्या लिखा है? क्लीन और अनक्वालिफाइड। मॉडिफाइड के अंडर आप 3 चीजें लिखोगे, नंबर ए क्वालिफाइड, नंबर बी
एडवर्स, एंड नंबर सी डिस्क्लेमर, qualified, adverse, disclaimer. Let me give you an overview now. Sir, what is modified, what is unmodified? Basic difference आपको समझाते हैं. देखो, एक ना स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है. क्या है? एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, ये एक्चुअली क्लीन रिपोर्ट होती है. क्या होती है? क्लीन रिपोर्ट. मतलब क्या सर इसका? सर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करने थे. क्या एग्जामिन करने थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड उसके बाद में ओपिनियन देना है कि आपके हिसाब से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है. नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. तो इन सिंपल टर्म्स देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. एंड जनरली हम क्या बोलते हैं, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है एंड अगर हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. कल भी मैंने आपको पढ़ाया था मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है. मतलब आपको लगता है कोई सीरियस एरर्स या फ्रॉड्स नहीं है, तो नॉर्मली मैं कौन सा रिपोर्ट देना चाहूंगा? क्लीन रिपोर्ट देना चाहूंगा. तो क्लीन रिपोर्ट के केस में जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको बदलने का कोई जरूरत नहीं होता है. आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज इट इज क्लीन रिपोर्ट का ही होता है, वो बना करके अपने यूजर्स को दे सकते हो. इसीलिए जब मैं बोलता हूं मुझे क्लीन रिपोर्ट देना है, क्या देना है? क्लीन रिपोर्ट. इसका मतलब है मुझे रिपोर्ट के फॉर्मेट को मॉडिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है. इसीलिए हम बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट का ही दूसरा नाम होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन. कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन. आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्लीन ओपिनियन दिया है वो एज इट इज यूजर्स को दे सकते हो. अब देखो क्या होता है ना, ऑडिट में एक वर्ड होता है क्वालिफिकेशन. एंड क्वालिफिकेशन रियल लाइफ में पॉजिटिव वर्ड है, ऑडिट में ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है. अगर हम बोलते हैं कंपनी में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, तो हम बोलेंगे हमें शायद ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को क्वालिफिकेशंस बना करके रिपोर्ट में लिख के देना पड़ेगा. मतलब कुछ गलतियां हैं जो हमें रिपोर्ट में लिख के बतानी पड़ेगी. क्या गलतियां हैं? इनको हम लोग दूसरे शब्दों में क्वालिफिकेशंस भी बोलते हैं. सो क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड. अगर मैं बोलूं कोई गलतियां है ही नहीं, कोई क्वालिफिकेशंस देना ही नहीं है, मतलब मेरे को क्या देना है? स्टैंडर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट देना है. उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लीन रिपोर्ट. उसी का दूसरा नाम क्या है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. उसी का दूसरा नाम क्या है? अनक्वालिफाइड. मतलब नो क्वालिफिकेशन, नो मॉडिफिकेशन, वी आर गिविंग अ क्लीन रिपोर्ट. इसीलिए अनमॉडिफाइड का दूसरा नाम आपने लिखा है क्लीन और अनक्वालिफाइड. एक बार नोटबुक में चेक कर लीजिए. अंडर अनमॉडिफाइड आपने क्या लिखा है? ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. आज का हमारा पूरा डिस्कशन जो है वो क्लीन रिपोर्ट पे ही होने वाला है. हाउ डज अ क्लीन रिपोर्ट लुक्स लाइक, आज का पूरा डिस्कशन वही होगा. बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई दो टाइप की रिपोर्ट होती है, एटलीस्ट टाइप्स पता होने चाहिए. आज का डिस्कशन क्लीन पे होगा और कल से हम मॉडिफाइड डिस्कस करना शुरू करेंगे. इस तरीके से अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम क्लीन एंड मॉडिफाइड का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे. अभी सर मॉडिफाइड क्या है? जब मुझे लगता है देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, मुझे क्या लगता है? देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. मतलब सिंपल सी बात है, मुझे क्या चेक करना था? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? अगर आंसर हां है तो मैं क्या दूंगा? क्लीन रिपोर्ट. अगर मैं बोलता हूं दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो मैं क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकता हूं. रिपोर्ट कौन सी आएगी? मॉडिफाइड. मॉडिफाइड में कौन सा आएगा वो छोड़ दीजिए, पर कम से कम ये तो समझ जाइए अगर गलतियां हैं तो क्लीन नहीं आएगा. क्या आना चाहिए? मॉडिफाइड आना चाहिए. गलतियां नहीं है तो आप क्लीन दे सकते हो. तो कहना इसे सिंपल शब्दों में, अगर देयर आर नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वी गिव अ क्लीन रिपोर्ट. देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वी शुड नॉट गिव अ क्लीन रिपोर्ट. मतलब द अदर ऑप्शन इज मॉडिफाइड रिपोर्ट. मॉडिफिकेशन में कौन सा क्या आएगा बताएंगे. ये जो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन लिखा है ना, उसके ब्रैकेट्स में लिखिए रेफर एसए 705. वही मॉडिफाइड वर्ड के ब्रैकेट्स में लिख दीजिए रेफर एसए 705. वहां जाकर के अगले स्टैंडर्ड में बताया जाएगा क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब आएगा, उसका ड्राफ्टिंग क्या होगा. हर एक चीज आपको बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अभी के लिए सर कोई अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपिनियन डू वी हैव? 2.
कौन कौन सा? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। जनरल सिंपल शब्दों में, इफ देर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इफ देर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कैन आई गिव अ क्लीन रिपोर्ट? यस। क्लीन का मतलब क्या है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। सर अगर देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो मैं क्लीन तो नहीं दे सकता हूं, ऑप्शन क्या है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में 3 ऑप्शन आएंगे मेरे पास में, जो आगे आप बताएंगे कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स आएगा एंड कब डिस्क्लेमर आएगा। क्या बेसिक ओवरव्यू क्लियर है? तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे? क्लीन रिपोर्ट क्या होता है एंड एक क्लीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, दैट विल बी आवर डिस्कशन। नोटबुक में जाइए, अंडर 700 राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। ये तो बेसिक टाइप्स था। अब देखिए नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ अ क्लीन रिपोर्ट। ब्रैकेट्स में लिखिए एलिमेंट्स ऑफ, इसका ही दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। एलिमेंट्स ऑफ अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। एलिमेंट्स ऑफ अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट मतलब एक रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या क्या लाइन आइटम्स आते हैं, क्या क्या हेडिंग्स आती है, अब वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज एक बात समझिए, फॉर्मेट 100% आज नहीं समझेगा। आज ऑब्जेक्टिव ये है फॉर्मेट कैसा होता है, कुछ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को आना शुरू हो जाए। यही फॉर्मेट हम बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स में रिविजिट करते जाएंगे। हर ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं फॉर्मेट का डिस्कशन आएगा धीरे धीरे। आज तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आगे मान लीजिए ऑलमोस्ट 60-70 आवर्स में जब आपका पूरा स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होगा तब तक जाकर के आपको पूरा ये रिपोर्ट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो कुछ चीजें जो आपको समझेगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो नहीं समझने वाला है मैं आपको बुक में यहीं पे बोलूंगा, इसको आप होल्ड वर्ड लिख दीजिए या एक रेफर लिख दीजिए कि इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। विल पुट अ मार्क, ताकि हम जब वापस से यहां पर आएंगे 700 में उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक्स अभी आज समझ में आ जाएंगे ताकि आपको आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होते जाए। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट अपने सामने रखते हैं, फिर वो फॉर्मेट को रखते हुए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप अपने बुक्स के अंदर आ जाइए, सीधा पेज नंबर इन योर बुक्स, कम टू पेज नंबर 8.4। यहां पर आपको ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। पेज नंबर 8.4, यहां पर आपको ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। और मैं एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूं ताकि हमारा डिस्कशन और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आसान हो जाए। अभी कौन सा ईयर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? फॉर्मेट के ऊपर। तो ये रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है, हम इसको बेस रखेंगे और हम एक्चुअल जो हमारे एलिमेंट्स है उनको डिस्कस करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। कैन वी गेट स्टार्टेड? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू फॉलो दिस? आपको समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दोपहर का टाइम है वरना आप मस्त एकदम सो जाएंगे बढ़िया से। कीप रिस्पॉन्डिंग। हाँ, आप घर पे भी यस नो बोलते जाए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। ठीक है, परफेक्ट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल फॉर्मेट कैसा लगता है? सर सबसे पहले देखो, कैन यू सी फॉर्मेट के स्टार्टिंग में एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइटल। देखो क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये टाइटल मतलब एक तरीके से ये हाईलाइट करता है ये ऑडिट रिपोर्ट जो है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने दी है। किसने दी है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने। कल मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाया था, ऑडिट के डेफिनेशन में क्या बोला था? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब कंप्लीटली अनबायस्ड और अनरिलेटेड होना जरूरी है। एक बेसिक बीकॉम लेवल एग्जांपल, आइडियली देखो जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसके हिसाब से मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि ये डाउट्स उनके दिमाग में हो सकते हैं। किसी ने अगर पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ रहेगा उसको शायद इतना बताने की जरूरत नहीं रहेगी, बट स्टिल मैं अज्यूम कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये डायरेक्टली फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं जिन्होंने पहले ऑडिट कभी पढ़ा ही नहीं है। ये मेरा अजम्पशन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपकी बात कर रहा हूं, बराबर है ना? तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं इंडिपेंडेंट, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लॉ में एक वर्ड पढ़ा होगा रिलेटिव। क्या वर्ड पढ़ा होगा? रिलेटिव। अगर आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आपका स्पाउस आता है, आपका फादर आता है, मदर आता है, बराबर है कि नहीं है? कैन आई से उनके ही कंपनी में, उनके ही बिजनेस में जहां पे 100% ओनरशिप उनके पास में है, मेरे को अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, कैन आई से
ये इट गोज विदाउट सेइंग आई विल नॉट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई विल बी अ बायस्ड पर्सन, आई विल बी अ बायस्ड पर्सन। ऐसे इंडिपेंडेंस को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आपने लॉ में एक सेक्शन भी पढ़ा होगा 141 सबसेक्शन 3, जहां पर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। वो इनडायरेक्टली क्या था, कब आप इंडिपेंडेंट हो कब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में कंपनी में एक भी शेयर है, लेट्स से इफ आई हैव ओनली वन शेयर ऑफ रिलायंस, कैन आई से एक भी शेयर है, क्या मैं शेयर होल्डर हो गया? शेयर होल्डर हो गया मतलब कैन आई से टेक्निकली आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ अ कंपनी चाहे एक भी शेयर रहेगा, कैन यू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? नॉट एट ऑल। मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट अबाउट शेयर 100 है 1000 है, इवन वन, इफ आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी टेक्निकली आई एम नॉट एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो सर आप ऑडिटर अगर हैं तो आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट का जो नाम ही है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। मतलब ये रिपोर्ट पे साइन करने वाला पर्सन क्या है? एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस का और डिस्कशन आगे करेंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। अभी के लिए सर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एज टाइटल, दिस इज कॉल्ड एज टाइटल। तो एलिमेंट्स में लिखिए एलिमेंट नंबर 1। ऐसे आपको अलग अलग एलिमेंट एक एक डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लिखिए फर्स्ट एलिमेंट टाइटल, फर्स्ट एलिमेंट लिखिए टाइटल, डैश करके लिखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। टाइटल डैश करके लिखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब हमारे ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो क्या कहलाता है? टाइटल कहलाता है। वहां जनरली इसका रिप्लेसमेंट, टाइटल को क्या बोलते हैं हम नॉर्मली? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज टाइटल है। इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू? एकदम सिंपल सी बात है। फिर मेरी रिपोर्ट में आ जाता हूं। हमको करना क्या है? रिपोर्ट का फॉर्मेट सामने रखना है, रिपोर्ट पढ़ते जाना है। ये जो एलिमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है एक एक करके हर एक एलिमेंट को डिस्कस करते जाना है। वो आपसे एग्जाम में किस्मत अच्छी होती थी ओल्ड सिलेबस में, एलिमेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट 5 या 6 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो कोई भी उठा के 5 पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आजकल ऐसे को पता है इतना आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए, तो क्या करता है कोई तो स्पेसिफिक एलिमेंट पिक करेगा, लेट्स से बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके ऊपर स्पेसिफिक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनाएगा। तो सारे एलिमेंट्स मेरे को सीक्वेंस में नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है? हर एलिमेंट का मतलब पता होना चाहिए, हर एलिमेंट का लॉजिक पता होना चाहिए, और किस एलिमेंट पे क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है यह पता होना चाहिए। तो आपको जब मैं सारे एलिमेंट्स पढ़ाऊं मेरा फोकस यही रहेगा, हर एलिमेंट का मतलब आए, हर एलिमेंट पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लॉजिक मेरे को आना चाहिए। और अगर गलती से मेरे को ड्राफ्ट रिपोर्ट करना पड़ जाए तो मेरे को समझना तो चाहिए टाइटल का मतलब क्या है, एड्रेसी का मतलब क्या है। आई शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इज दिस क्लियर टू यू? सबसे पहला चीज क्या है? टाइटल। कैन आई से? ये तो सिंपल सी बात है। देखो ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर टाइटल होना चाहिए जो इंडिकेट करेगा ये रिपोर्ट क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। इसीलिए नॉर्मली टाइटल क्या यूज करते हैं हम? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये बाकी सब रिपोर्ट से इस रिपोर्ट को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। कहना इसे। अब ये स्टेटमेंट को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगली बार पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सर देखो हमारी रिपोर्ट में अगला चीज क्या है? कहना इसे पहला हो गया टाइटल, देन कैन यू सी टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस। मतलब ये रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है? रिपोर्ट किसको एड्रेस? इट इज कॉल्ड एज एड्रेसी, इट इज कॉल्ड एज एड्रेसी। मतलब ये रिपोर्ट आप बना तो रहे हो, आप किसको बना के दे रहे हो? ये रिपोर्ट हम दे रहे हैं मेंबर्स को। किसको दे रहे हैं? मेंबर्स को। लिखो एलिमेंट नंबर बी। व्हाट इज एलिमेंट नंबर बी? इट इज कॉल्ड एज एड्रेसी। आपके सामने ना बुक चलते रहेगा पैरेलली, ताकि कहीं भी डाउट आए यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ टाइटल पढ़ रहे हैं, टाइटल के बाद नंबर 2 क्या पढ़ा? एड्रेसी पढ़ा। पेज नंबर रहेगा, सब कुछ आपके सामने रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना। पहले 2-3 लेक्चर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग स्लो हो सकता है, इसलिए मैं जाऊंगा भी स्लो, 2-3 बार रिवाइज भी करवाऊंगा। एक बार अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया उसका हम टेक ऑफ करेंगे डायरेक्टली। समझा क्या? अभी के लिए टाइटल हो गया। नंबर 2 क्या है? एड्रेसी। एड्रेसी मतलब ये रिपोर्ट किसको बना के दी जा रही है? जनरली रिपोर्ट किसको देते हैं? डैश करके लिखिए एड्रेसी के आगे, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये रिपोर्ट जनरली मेंबर्स को बना के दी जाती है। अब यहीं पर आईसीआई को बंद कर गया, मेरे को बच्चे को परेशान करना है, एमसीक्यू पूछूंगा मैं तो। फॉर एग्जांपल क्या हर बार मेंबर्स ही होता है क्या? क्या मेंबर्स के अलावा कोई दूसरा पार्टी आ सकता है क्या? कैन देयर बी सम अदर पार्टी अदर देन मेंबर्स? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आपने अकाउंट्स में कंसोलिडेशन कॉन्सेप्ट सुना है?
कंसोलिडेशन में मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं. लेट्स से इन आवर एग्जांपल एक सिचुएशन आपको देते हैं. अपना कंपनी है टाटा मोटर्स. कैन आई से इट्स अ लिस्टेड कंपनी ऑफ इंडिया? कैन आई से? अब ऑब्वियसली जब टाटा मोटर्स अपना सीएफएस बनाता है, क्या बनाता है? सीएफएस. इट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेट्स से टाटा मोटर्स की कुछ सब्सिडरीज यूके में भी है. लेट्स कॉल देम एज जेएलआर. लेट्स कॉल देम एज जेएलआर. जैगुआर एंड लैंड रोवर इज ओन्ड बाय टाटा मोटर्स. ओके, अज्यूम कर लो वो यूके बेस्ड कंपनीज है. कौन सी बेस्ड कंपनीज है? यूके बेस्ड. एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. टाटा मोटर्स के अंदर जेएलआर आता है, जेएलआर के अंदर भी 50-60 सब्सिडरीज आती है, उस सब्सिडरी के अंदर भी कुछ एसोसिएट्स आते हैं. मतलब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए. मान लो जेएलआर एक यूके बेस्ड सब्सिडरी है. अच्छा, इंडिया में जब हम सीएफएस बनाएंगे, अकाउंटिंग करने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? हमने कल मैंने बताया था, इंडियन गैप फॉलो करना चाहिए. क्या फॉलो करना चाहिए? इंडियन गैप. मतलब क्या फॉलो करोगे? एएस इंड एस प्लस क्या फॉलो करोगे? शेड्यूल 3. बराबर है कि नहीं है? अब देखो, टाटा मोटर्स का जो इंडिया एंटिटी है, टाटा मोटर्स का जो इंडिया का बिजनेस है, वो तो ऑलरेडी इंडियन गैप फॉलो करता है. अब जो यूके बिजनेस है वो इंडियन गैप क्यों फॉलो करेगा? वो यूके बेस्ड कंपनी है, उसको यूके का गैप फॉलो करना पड़ेगा. लेट्स से यूके में अज्यूम करो क्या फॉलो करते हैं? आईएफआरएस फॉलो करते हैं. क्या फॉलो करते हैं? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ये उनका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. तो कैन आई से ये जो जेएलआर का अकाउंटिंग होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, इट विल बी एज पर आईएफआरएस. अब मान लो उनका अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है, इंडिया के गैप का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है. तो कंसोलिडेशन करते वक्त क्या मैं नंबर्स डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं? नहीं. क्यों? उनका मे बी डिप्रिसिएशन का पॉलिसी अलग है, उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉलिसी अलग है. डायरेक्टली ये क्या नहीं हो पाएगा? ऐड नहीं हो पाएगा. कैन आई से इस जेएलआर के नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट. कैन आई से एक नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे एज पर इंडियन गैप. क्या बनाने पड़ेंगे? एज पर इंडियन गैप. कैन आई से इनका भी सेपरेट ऑडिट करना पड़ेगा. इनका भी क्या करना पड़ेगा? सेपरेट ऑडिट. उसका भी क्या बनाना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. अब ये जब ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स के लिए नहीं होगा, ये ऑडिट रिपोर्ट होगा टाटा मोटर्स के लिए, विच इज द पेरेंट कंपनी. जो क्या है? पेरेंट कंपनी. क्यों? जेएलआर के नंबर्स को इंडिया का टाटा मोटर्स क्या करना चाहता है? कंसोलिडेट करना चाहता है. तो ये जो सेपरेट रिपोर्ट बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है? नॉट फॉर जेएलआर, इट इज मेड फॉर टाटा मोटर्स, जो पेरेंट कंपनी है, उनके मैनेजमेंट के लिए. कैन आई से उस केस में इस रिपोर्ट के एड्रेस में क्या लिखा जाएगा? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा मोटर्स. क्या लिखा जाएगा? टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो हर बार रिपोर्ट मेंबर्स के लिए बनाई जाए जरूरी नहीं है, हर बार ऑडिट मेंबर्स के लिए किया जाए जरूरी नहीं है. ये कैन आई से मेंबर्स के अलावा भी कोई और नाम आ सकता है. इट कैन बी पेरेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अनदर एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ एसबीआई बैंक? अब एसबीआई हमारा पीएसयू है. क्या है हमारा? पीएसयू. पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. कहना इसे एसबीआई में मेजॉरिटी कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है. अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पर्सन याद है? सीएजी करके होता है, लॉ में पढ़ा होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कहना इसे एंड अगर मैं बोलूं एसबीआई, तो कहना इसे एसबीआई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया. स्टेट गवर्नमेंट किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन होते हैं द प्रेसिडेंट. कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट. तो जो एसबीआई की रिपोर्ट रहेगी, मैं आपको दिखाऊंगा, इट विल बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट विल बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक एग्जांपल देख लीजिए 1 मिनट के लिए एसबीआई का, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए मैं जो बोल रहा हूं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है. जस्ट 1 सेकेंड. देखिए, ऑडिट रिपोर्ट किसको बना के दिया जा रहा है? सेम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है. मेंबर्स के लिए क्या लिखा जाए? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि मेंबर्स यहां पे अलग अलग है ही नहीं, मेजर कंट्रोल ही किसके पास में? गवर्नमेंट के पास में. तो कहना है रिपोर्ट किसके पास जाना चाहिए? टू द प्रेसिडेंट. मतलब हर बार एड्रेसी मेंबर्स नहीं होगा, जनरली मेंबर्स होते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, एड्रेसी डैश करके क्या लिखा आपने? मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ब्रैकेट्स में लिखिए इन सम केसेस, वहीं ब्रैकेट्स में लिखिए in some cases addressee may include, in some cases addressee may include board of directors or TCWG. एक वर्ड है TCWG, आगे पढ़ाएंगे. दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और TCWG ऑफ पेरेंट कंपनी
of parent company or the president of India in case of SBI, or the president of India in case of SBI, etc. अभी जो ब्रैकेट्स में लिखा ना, ये आपके नॉलेज के लिए मान के चलो, आपको मतलब अलग से बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं, पर ये चीजें पता होनी चाहिए। 99% चांस है आईसीआईजे पेपर बनाते क्या बनाते हैं, अपना खुद का मॉड्यूल लेते हैं, मॉड्यूल में जितना लिखा उस सबसे पेपर बनाना है। अब मॉड्यूल में एसबीआई का एग्जांपल ही नहीं है तो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। मॉड्यूल में पेरेंट कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पेरेंट का ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ध्यान रखना, हर बार मेंबर्स आएगा ये जरूरी नहीं है। एमसीक्यू में बस अदर ऑप्शन भी हो सकता है, एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन आएगा ये बोलना मुश्किल है। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके सबसे क्या कर लेना, चूज कर लेना। इज दिस क्लियर टू यू? कैन आई से हमें फॉर्मेट में दो चीजें समझ में आ गई। क्या क्या दो चीजें समझ में आ गई सर? पहला वाला टाइटल, दूसरा वाला एड्रेसी। फिर क्या सर? देखो एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक तरीके से ना एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके ऊपर है? हमने ऑडिट किया है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। देखो यहां वर्ड क्या लिखा है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा है? स्टैंड अलोन। तो सुनिए मेरा बात, अब देखो दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। अब देखो जो पेरेंट कंपनीज होती है, जो आपने कंसोलिडेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर, लाइक टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, इनके अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं। इन पेरेंट कंपनी के लिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। वन इज कॉल्ड एज उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्ड एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा सबका कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड। अब मान लो मैं एक छोटा सा कंपनी हूं, मेरा कोई सब्सिडी वगैरह है ही नहीं, तो मेरा कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। मेरे लिए क्या बनेगा? स्टैंड अलोन ही बनेगा। तो वहां कुछ भी बोलना है, उधर क्या बोलना है? रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां क्या बोलना है? रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंस। मतलब कहीं कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ये वर्ड, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? ना तो स्टैंड अलोन है ना कंसोलिडेशन है, मतलब ये अपने आप में स्टैंड अलोन ही है, कंसोलिडेशन का यहां पे स्कोप ही नहीं आता। क्या ना, इसे एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक इंडिकेशन है कि भाई ये रिपोर्ट हमने देते वक्त क्या किया है? ऑडिट किया है। नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 3, अ स्टेटमेंट stating that it's a report on audit of financial statements. A statement stating that it's a report on audit of financial statements. कुछ नहीं, तो छोटा सा स्टेटमेंट है सर, और कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़े तो कहना इसे वापस से आते हैं हमारे लिस्ट के अंदर। देखो जरा, हमारे बुक में सबसे पहले क्या था? टाइटल था, वो डिस्कस हो चुका है। दूसरा क्या था? एड्रेसी, वो डिस्कस हो चुका है। देखो एड्रेसी में एक बार लाइन पढ़ के देखो, द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस टू दोस जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। मतलब नॉर्मली कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, या टीसीडब्ल्यूजी भी हो सकते हैं क्या? हाँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं क्या? हाँ। अभी के लिए टीसीडब्ल्यूजी फुल फॉर्म है दोस चार्ज विद गवर्नेंस। मान लो ये क्या है हमारे लिए? ऑडिट कमेटी है। ये क्या है हमारे लिए? ऑडिट कमेटी। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, सेक्शन 177 में बोला है ऑडिट कमेटी क्या होता है, ऑडिट कमेटी का कंस्टिट्यूशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। आगे आपको कंपनीज एक्ट का थोड़ा ओवरव्यू जब देंगे तो बताएंगे। अभी के लिए टीसीडब्ल्यूजी इज नथिंग बट योर ऑडिट कमेटी। सर इन केस ऑफ अ कंपनी रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स। कभी कभी लॉ या रेगुलेशन में बोल सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट किसी और को एड्रेस करनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया? द प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ेगा इन केस ऑफ एसबीआई, बिकॉज एसबीआई इज अ कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेस। बात समझ में आया क्या? तो ऐसा अलग अलग एड्रेस ही चेंज हो सकता है। ये पूरा नॉलेज के लिए बेसिक आपको लॉजिक पता होना चाहिए, टाइटल क्या है और एड्रेस ही क्या है। डायरेक्टली देखो अगला हेडिंग कौन सा आ गया? ऑडिटर्स ओपिनियन हेडिंग आ गया। क्या मतलब? उन्होंने ये स्टेटमेंट को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। अब देखो अगला हेडिंग कौन सा आ गया? कैन यू सी हेडिंग कॉल्ड एज ओपिनियन हेडिंग। अब एक्चुअली में एलिमेंट्स के अंदर दो ही हेडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, एक होता है ओपिनियन हेडिंग, एक होता है बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। अगला वाला कॉल्ड as basis for opinion. Everyone, I want your 100% attention. पहले समझने का ट्राई कीजिए, सुनने का ट्राई कीजिए, एक दो एग्जाम्पल समझिए और फिर कुछ लिखने का ट्राई करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए
हमारे ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अगर आप मुझे पूछेंगे वो होता है ओपिनियन पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ होता है? ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है। हमारा क्या आता है? फाइनल कंक्लूजन। तो सर अगर मैं बोलूं क्लीन रिपोर्ट, अगर मैं बोलूं क्लीन रिपोर्ट मतलब क्या बोलना है? मेरे हिसाब से देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैसा ही बनाया है जैसा बनाना चाहिए था। कैसा बनाना चाहिए था? कल मैंने पढ़ाया, यू शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। यू शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल। तो अगर मैं बोलूं जो एप्लीकेबल एफआरएफ है वैसे ही एफएस को बनाया है, देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो मेरा ओपिनियन कौन सा कहलाएगा? क्लीन ओपिनियन। अब देखो ये जो ओपिनियन हेडिंग होती है, आई रिपीट, ये जो ओपिनियन हेडिंग होती है इसमें दो पैराग्राफ आते हैं। क्या आते हैं इसमें? दो पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ कहलाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और दूसरा कहलाता है एक्चुअल ओपिनियन पैराग्राफ। मतलब ओपिनियन हेडिंग के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। सर ये हेडिंग है ओपिनियन, कैन यू सी टू पैराग्राफ्स? दिस इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट पैरा, दिस इज कॉल्ड एज योर सेकंड पैरा। 2 मिनट स्पेंड करो मेरे साथ। देखो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, पढ़िए मेरे साथ क्या बोलता है। वी हैव audited the financial statements of Reliance Industries। अब कहना इसे Reliance Industries है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी। सर इसके अंदर हमने ऑडिट किसका किया है? बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एसओसीई का एंड नोट्स टू अकाउंट्स का। याद है क्या कल बोला था? नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूड्स समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहना इसे इसका हमने ऑडिट किया। ऐसा लग रहा है क्या ये तो बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा है? हमने ऑडिट किया है। कंपनी का नाम, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, नोट्स टू अकाउंट्स, एसओसी। कौन से साल से रिलेटेड है? अब बैलेंस शीट इज नॉट फॉर द ईयर, इट इज एज ऑन अ डेट, इट इज एज ऑन अ डेट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या बोलेगा सर? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। पीएनएल के लिए क्या बोलेगा? सीएफएस के लिए क्या बोलेगा? ये बोलेगा सर दिस इज फॉर द ईयर एंडेड। अब ये तो यार अकाउंट्स का बेसिक्स है, मतलब इतना तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता है, बराबर है। तो कहना इसे मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है हमने ऑडिट किया है किसका? कंपनी का नाम, उसके अंदर किसका ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या चीजें आएगी, कौन सा ईयर कवर्ड है, कौन सा डेट कवर्ड है, ये सब कुछ आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होता है। ये कहलाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब देखो दो चीज है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं ये पैराग्राफ आपको पता नहीं होता, आपको पैराग्राफ बनाना होता, क्या होता? बनाना होता, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता। क्या दिया जाता? इंस्ट्रक्शन। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन, वन इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। आई रिपीट, वन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन, वन इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग है, तुम्हारे सामने पैराग्राफ एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं ये नहीं है, इसे बनाना है, तो मुझे आपको क्या देना पड़ेंगे? इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। आईसीआई आपको परेशान करता है, वो आपसे ड्राफ्टिंग पूछता है कम, इंस्ट्रक्शंस पूछता है ज्यादा। ट्रस्ट में, ड्राफ्टिंग करना है आसान, इंस्ट्रक्शन देना है बहुत मुश्किल, फॉलो करना आसान होता है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो देखो आईसीआई क्या बोलता है आपको, नहीं चाहिए कैन यू सी ऑडिटर्स ओपिनियन हेडिंग दिख रहा है क्या आपको? ढंग से ऑब्जर्व करना, क्या बोलता है देखो, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें क्या आता है हमारा? ओपिनियन आता है। तो हेडिंग का नाम क्या बन जाएगा? ओपिनियन हेडिंग। इसमें क्या आना चाहिए? ओपिनियन सेक्शन शैल ऑल्सो, मतलब ओपिनियन हेडिंग में ओपिनियन के अलावा क्या आता है? आई रिपीट, ओपिनियन हेडिंग में ओपिनियन तो आएगा, उसके अलावा क्या आएगा? शैल ऑल्सो, मतलब व्हाट एक्स्ट्रा विल बी देयर अदर देन ओपिनियन। देखो जरा क्या बोलते हैं, 5 चीजें आनी चाहिए सर, एक बार पढ़ो जरा मेरे साथ में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्या? द एंटिटी हुज एफएस हैव बीन ऑडिटेड। अरे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम। आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज एफएस, मैंने बोला ना वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहना इसे वो रिलायंस का नाम आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर देखो क्या बोलता है, स्टेट, स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? दैट एफएस हैव बीन ऑडिटेड। अरे वही तो बोला था ना, वी हैव ऑडिटेड, वो कहलाता है स्टेट। समझ रहे क्या? इंस्ट्रक्शंस बुरे हैं, इंस्ट्रक्शन से ड्राफ्टिंग करना क्या है? आसान। प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में या तो ड्राफ्टिंग पूछेगा या इंस्ट्रक्शंस। इंटरमीडिएट की किस्मत खराब है, नॉर्मली पूछते हैं इंस्ट्रक्शंस है। ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है। आइडियली ये स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया था?
आपके लिए नहीं बनाया था, मेंबर्स के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? मेंबर्स के लिए। मेंबर्स को बता रहे थे कि इंस्ट्रक्शन लिख के दे रहे, ये सब आप फॉलो करना ड्राफ्टिंग करते वक्त। प्रॉब्लम क्या हो गया? आपके हिस्से में वही इंस्ट्रक्शंस आ गए। तो कहना इसे इनडायरेक्टली आपका सिलेबस किससे बना दिया? उन इंस्ट्रक्शन से बना दिया। तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए? हाँ। ये कंटेंट नहीं है, ये तो इंस्ट्रक्शन है। ये डायरेक्टली लिख के आओगे तो नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगा। ये ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आता, ये बताता है ऑडिट रिपोर्ट में क्या आना चाहिए। देखो अगला पॉइंट क्या बोलता? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करोगे? टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द एफएस। कल मैंने पढ़ाया था आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हर स्टेटमेंट कौन सा है, कौन कौन सा है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कहना इसे वो लिखना है, बस ये तुमको पता ही है। ये पॉइंट नंबर 3 इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आइडेंटिफाई करना, मतलब नाम बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक एक स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब लिखना बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स है। फिर देखो रेफर टू द नोट्स, कहना इसे टेक्निकली ये पॉइंट नंबर सी में कवर हो गया है। फालतू में पॉइंट नंबर डी अलग से लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट इज ओनली 4। सुनना मेरा बात, स्टेटमेंट इज ओनली 4। कौन कौन सा? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, पीएनएल इज अ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एसओसी इज अ स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत डिटेल में कंटेंट होता है, तो इसलिए बोला है स्टेटमेंट चारों देना, चारों स्टेटमेंट देना। और फिर क्या लिखना? नोट्स भी रेफर करना, जिसमें क्या आएगा? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट। कहना इसे इतनी सी बात थी, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस व्हिच कंप्राइजेस बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, एसओसी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बस इसमें एक मिसिंग है। क्या सर? बैलेंस शीट के लिए एज एट डेट आएगा, बराबर है। पीएनएल के लिए क्या आएगा? फॉर द ईयर एंड। देखो अगला पॉइंट, स्पेसिफाई द डेट ऑफ, ये बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है। पीरियड कवर्ड मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आया क्या? मतलब ये इंस्ट्रक्शन इज वाहियात इफ यू आस्क मी। ड्राफ्टिंग इज एब्सोल्युटली लॉजिकल। आपको दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है। योर माइंड शुड नो बोथ इफ यू आस्क मी। आपको इंस्ट्रक्शन से पता होने चाहिए और ड्राफ्टिंग भी आना चाहिए। नोटबुक में जाइए, लिखिए एलिमेंट नंबर 4। पहला क्या लिखा हमने? टाइटल। फिर क्या लिखा हमने? एड्रेसी। फिर हमने क्या लिखा? एक स्टेटमेंट कि भाई इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखो नंबर 4, ओपिनियन हेडिंग। ओपिनियन हेडिंग डैश करके लिखिए। ओपिनियन हेडिंग in the audit report includes the following 2 paragraphs. Opinion heading in the audit report includes the following 2 paragraphs. लिखो नीचे एक लाइन छोड़ के, फर्स्ट पैराग्राफ, उसका नाम लिखो ब्रैकेट्स में, इंट्रोडक्टरी कंटेंट। फर्स्ट पैराग्राफ ब्रैकेट्स में लिखो इंट्रोडक्टरी कंटेंट अदर देन एक्चुअल ओपिनियन। इंट्रोडक्टरी कंटेंट अदर देन एक्चुअल ओपिनियन, मतलब ओपिनियन छोड़ के इंट्रोडक्टरी जो कंटेंट आता है वो आता है फर्स्ट पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा हमारा? एक्चुअल ओपिनियन। तो अभी पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आता क्या है वो लिखना पड़ेगा। देखो काम की चीज अगर आप मुझे पूछोगे वो ओपिनियन है, एग्जाम में क्वेश्चन ओपिनियन में पूछेगा नहीं। आई टेल यू व्हाई। चेक कैसे करेंगे? देखो उनका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं, जितना आपको समझना पड़ेगा व्हाट आईसीआई इज थिंकिंग, ओनली देन यू कैन प्रिपेयर फॉर आईसीआई। अंडरस्टैंड? देखो मैं आपको ऑडिट समझाना है, बुक खोलने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं मेरे हिसाब से सब समझा सकता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा और नो मेजर चैलेंजेस 100%। बट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आईसीआई वांट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने पास भी करने का है ना, तो हमको उनके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। आईसीआई का प्रॉब्लम ये है, मैं आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लूं, ओपिनियन रीडिंग क्या होता है, बराबर है कि नहीं, अब मैं उसको चेक कैसे करूंगा? अगर आपको कॉस्टिंग जैसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देना है मेरे को, तो कहना इसे तुम्हारा 2 पॉइंट सही हुआ 2 मार्क मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं। अब अगर जनरल क्वेश्चन पूछा तो कहना इसे ये मेरी जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि 5 में से 1 नंबर देना है, 2 देना है या 5 देना है। तो जनरली क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है जिसमें ऐसे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं? स्टेप्स। क्यों? सिंपल चीज है, तुमने 2 स्टेप लिखे 2 मार्क मिलेगा, 3 लिखे 3 मार्क मिलेगा, 4 लिखे 4 मार्क मिलेगा, नहीं लिखा 1 भी 0 मार्क मिलेगा। कहना इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना क्या हो जाएगा? आसान, यूजलेस। ऐसे क्वेश्चंस अभी भी हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं कोई नई बात बोलूं, इट्स देयर, लास्ट अटेम्प्ट आल्सो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ऐसा आते रहेगा।
Fortunately, the entire paper is not like this. There was a time, old syllabus, entire paper was like this. This requires pure memorization. This requires pure memory. अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता ना कि ये इंस्ट्रक्शन है, तब भी क्या फर्क पड़ता है? 5 पॉइंट आने चाहिए आपको. आपको मार्क्स मिल गया, आईसीआई को लगता है आप नॉलेजेबल हो, बात खत्म. एंड आईसीआई को लगना चाहिए, हमें लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ता है बाद में समझ में आएगा, क्योंकि आईसीआई, आई एम सॉरी, जॉब नहीं देते आपको. बाद में जो जॉब देने वाला इंसान उसको तो नॉलेजेबल लगना चाहिए ना, वो आपको बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी नहीं. एनीवेज, पॉइंट इज इन सिंपल वर्ड्स, आपको ये पांचों पॉइंट का लॉजिक भी पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या वो मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जब आपको बताते जाऊंगा, यहां पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है. एंड आई विल टेल यू, डिस्कस के बाद आप बाजू में क्या लिख लेना बच्चों, एक एसक्यू वर्ड लिख लेना, मतलब यहां पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगा, ड्राफ्टिंग दूंगा पूरा का पूरा, हर चीज समझाऊंगा, पर आपको बताऊंगा कि भाई यहां पे आपको केयरफुल रहना है. यहां पर मेमोराइजेशन देखो, अभी तक जो पूरा पढ़ाया, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन. इस चीज में 5 पॉइंट में थोड़ा मेमोराइजेशन का लॉजिक आ जाएगा. ये मैं आपको पहले से समझा दूंगा ताकि आप अपना प्रिपरेशन करते वक्त 100% क्या रहे, प्रिपेयर्ड रहे. तो सर फर्स्ट पैराग्राफ में कंटेंट आएगा अदर देन ओपिनियन. क्या आएगा? कंटेंट अदर देन ओपिनियन. तो क्या कंटेंट आएगा सर? तो कहना ही से ये 5 पॉइंट आने चाहिए. क्या 5 पॉइंट आने चाहिए? लिखिए अंडर पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट पैराग्राफ में डैश करके लिखिए पॉइंट नंबर ए. आइडेंटिफाई the entity whose FS have been audited. Identify the entity whose FS have been audited. अब मैं कुछ चीजें ब्रैकेट्स में इमीडिएटली लिखवाते जाऊंगा, सुनना मेरा बात. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आईसीआई चाहता है इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए. आईसीआई खुद ही कभी कभी ड्राफ्टिंग पूछेगा, तो कहना इसे मैं इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखूं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते ड्राफ्टिंग भी समझ में आ जाए. इंस्ट्रक्शन पढ़ते पढ़ते क्या समझ में आ जाए? ड्राफ्टिंग भी. तो हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट्स में कुछ लिखवाऊंगा, वो एक तरीके से किस पे मदद करेगा? ड्राफ्टिंग में. तो एक सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा आपने? आइडेंटिफाई कर रहा है द एंटिटी हुज एफएस हैव बीन ऑडिट. कहना इसे कंपनी का नाम बताना है. ब्रैकेट्स में लिखो, फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ आरआईएल. ऑडिट ऑफ आरआईएल मतलब हम जब ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें कंपनी का नाम आना चाहिए. इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर बी. स्टेट दैट द एफएस हैव बीन ऑडिटेड. स्टेट दैट द एफएस हैव बीन ऑडिटेड. स्टेट दैट द एफएस हैव बीन ऑडिटेड. ब्रैकेट्स में लिखो, क्या लिखोगे? वी हैव ऑडिटेड. वी हैव ऑडिटेड the FS of RIL. We have audited the FS of RIL. क्या आपको पॉइंट नंबर ए और बी समझ में आया है क्या? स्पेंड 1 मिनट, एक बार पहले दोनों इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, दोनों के एग्जाम्पल जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़ो, शांति से, आराम से. हर एक एक स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ते जाओ, समझते जाओ. ठीक लग रहा है? परफेक्ट है. लिखो पॉइंट नंबर सी. आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई the title of each statement comprising the FS. Identify the title of each statement comprising the FS. मतलब FS में जो अलग अलग स्टेटमेंट्स है उनका टाइटल मतलब नाम क्या है? FS में जो अलग अलग स्टेटमेंट्स है उनका नाम क्या है? ब्रैकेट्स में लिखो, बैलेंस शीट, कॉमा P&L, कॉमा CFS एंड SOC. ये चारों स्टेटमेंट्स है. ये चारों क्या है? स्टेटमेंट्स है. इनके अलावा भी क्या आना चाहिए? नोट्स टू अकाउंट्स. तो लिखो पॉइंट नंबर ई. ऑल्सो रेफर टू द नोट्स. ऑल्सो रेफर, पॉइंट नंबर डी, टू द नोट्स इंक्लूडिंग summary of significant accounting policies. Also refer to the notes including summary of significant accounting policies. इसके ब्रैकेट्स में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है.
पक्का? इतना दिमाग चल रहा है क्या आपका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पक्का? देखो दोपहर का स्लॉट हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, पर देखो इतना भी कोई खराब नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाते जाओ लॉजिक, तो बिल्कुल लॉजिकल लगते जाएगा आपको, है ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, रिप्लाई करते जाओ ताकि मेरे को पता चले यू आर देयर, यू आर माई मोटिवेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू डोंट रिप्लाई, ठीक है, एबीसीडी समझ में आया? लिखो लास्ट पॉइंट नंबर ई, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द डेट ऑफ, द डेट ऑफ, ब्रैकेट्स में लिखो, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, ब्रैकेट्स क्लोज, कॉमा, और पीरियड कवर्ड बाय, और पीरियड कवर्ड बाय, ब्रैकेट्स में लिखो, P&L for the year ended, और the period covered by, ब्रैकेट्स में लिखो, P&L for the year ended, ब्रैकेट्स क्लोज, for each, for each statement of FS, for each statement of FS, मतलब टेक्निकली ये पांचों इंस्ट्रक्शंस भी आ गया और पांचों का आपको ड्राफ्टिंग भी आ गया। अकॉर्डिंग टू मी ये वाला पार्ट आपका 100% क्लियर होना चाहिए। 2 मिनट स्पेंड करो, वापस से पांचों पॉइंट को पढ़ो, लेट मी शो यू इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। पहले 2 मिनट आप शांति से पांचों पॉइंट को रिवाइज करो। जो ब्रैकेट्स में लिखा है ना वो प्योरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं ड्राफ्टिंग कैसे करूं। एग्जाम में वो ब्रैकेट्स वाला पार्ट ध्यान रखना, मैं आपके नोटबुक में जो भी ब्रैकेट्स में लिखवाऊंगा वो आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है। मैं आपको नोटबुक में जो भी ब्रैकेट्स में लिखवाऊंगा वो चीज या तो कोई एमसीक्यू में काम में आ जाएगी आपको, या कोई ड्राफ्टिंग में काम में आ जाएगी। स्टैंडर्ड चीजें जो रहेगी वो मैं ब्रैकेट्स में कभी नहीं लिखवाऊंगा। ब्रैकेट्स में प्योरली नॉलेज के लिए, एमसीक्यू के लिए, या कोई बहुत ही अलग ड्राफ्टिंग वगैरह का सिचुएशन आ गया तो वो आपका ब्रैकेट्स काम में आएगा। अदरवाइज जो जो नॉर्मल लिखा जाएगा वही चीजें आपको आंसर में लिखनी है। और मैं आपको इस तरीके से नोटबुक में कंटेंट लिखाऊंगा जो आप नोटबुक में लिख रहे हो वही एक्चुअल आईसीआई का आंसर रहेगा, कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप साथ साथ में क्यूएनए बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना। एंड एवरी डे आई विल टेल यू आल्सो क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपका पैरेलली डिस्कशन भी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। स्पेंड 1 मिनट, एक बार रिवाइज करो, लेट मी शो यू 2 क्वेश्चंस अराउंड इट। 2 मिल जाएंगे मेरे को लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आईसीआई का। ये हमारे क्यूएनए बुक के अंदर पेज नंबर 8.11 पे है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोलता है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या इंक्लूड करना चाहिए उसमें? ऑडिटर का ओपिनियन। एंड उसका हेडिंग क्या होना चाहिए? ओपिनियन। ऐसा लग रहा है कि आईसीआई ने कुछ तो गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया है मतलब जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये उठाइए एज इट इज। ऐसा लग रहा है क्या क्वेश्चन बनाने के लिए लाइन उठा लिया पूरा का पूरा? आगे देखो क्या बोलता है। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज एफएस हैव बीन ऑडिटेड। ऐसा लग रहा है क्या जो फर्स्ट पॉइंट वो लिख दी है अपार्ट फ्रॉम द अबव, मतलब आपको समझना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट आईसीआई ने उठाया है ये, फिर उन्होंने ये जो एक स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी लिख दिया है। अब आईसीआई आपसे पूछना चाहता है इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेन क्या अदर रेलेवेंट पॉइंट ओपिनियन सेक्शन में आने चाहिए। क्या ना इसे सेम हेडिंग लिखा, ए ऑलरेडी आया है, बी सी डी आपने लिख दिया है, ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? ओपिनियन सेक्शन का पहला पैराग्राफ है। अरे
ओपिनियन सेक्शन का ये कौन सा पैराग्राफ है? अभी सेकंड पैराग्राफ तो मैंने लिखा ही नहीं आपको। कहना इसी तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही आपने लिखा। अरे इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन ओपिनियन सेक्शन, ऐसा थोड़ी बोला, ओपिनियन के अंदर भी फर्स्ट पैराग्राफ। अरे तो क्या क्वेश्चन बनाने वाले को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना नहीं सोचते, घबराओ मत। अब मैं आपको वही बोल रहा हूं, तो इसीलिए इधर आप इतना लेवल का अंडरस्टैंडिंग के बाद में गए। मैं बोल रहा हूं पास होना तो इज नॉट अ चैलेंज एट ऑल, इट्स ओनली अबाउट हाँ क्या इससे मेरे दिमाग में कितना वैल्यू है। वो जो पूछ रहा है अभी ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल मतलब ठीक है ऐसा एग्जाम में आया है, दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन आल्सो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछा गया, ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑब्वियसली लुकिंग एट द लिटिल बिट चेंज इन ट्रेंड, वो आपसे ड्राफ्टिंग भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो आपसे? ड्राफ्टिंग में। देखो आपको ये तो समझ में आया क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिस करने का जरूरत है? जो आपने लिखा है वही लिखा है वर्ड बाय वर्ड, कोई प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट नहीं। प्रैक्टिस किधर करना है? जब क्वेश्चन अलग है, जब क्वेश्चन क्या है? अलग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेट मी शो यू वन क्वेश्चन जहां प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन, उसका कंप्लीट आंसर आपको नहीं आएगा, थोड़ा आंसर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखना मेरे साथ में, कम टू पेज नंबर 8.5। 50% डिस्कशन हो गया, 50% आगे डिस्कस करेंगे, इमीडिएटली करूंगा, पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्या बोलता है, Messrs. Amitabh and Associates are the statutory auditor of Ringston Limited, which is a company engaged in the business of manufacturing of pen drives. Okay, the auditor has, वो Kingston करके कंपनी है ना, उसका Ringston बना दिया उन्होंने। The auditor has started drafting the audit report for financial year 21-22. CA Amitabh, the engagement partner, CA Amitabh, the engagement partner, is of the view that FS represents a ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब उसका हिसाब से कोई गलती नहीं है। गिव द ड्राफ्ट ऑफ द ओपिनियन पैराग्राफ। कहना इसे वर्ड ड्राफ्ट लिखते ही आपको सुने, जब तक ड्राफ्ट नहीं लिखेगा तब तक ड्राफ्टिंग नहीं करोगे। आई रिपीट, जब तक ड्राफ्ट नहीं लिखेगा तब तक ड्राफ्टिंग नहीं करोगे, और ड्राफ्ट लिखे तो ही ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। मतलब अगर ड्राफ्टिंग नहीं होता तो क्या करना पड़ता? जो हम नोटबुक में भी लिख रहे हैं ना, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ABCD, वही क्या करना पड़ता? कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अगर ड्राफ्टिंग बोले मतलब अभी ओपिनियन हेडिंग में क्या आएगा, वो ड्राफ्टिंग करना चाहिए। देखो उन्होंने ड्राफ्टिंग किया, देखो जरा क्या लिखा है ऐसा, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिंगस्टन, कहना इसे कंपनी का नाम उन्होंने दिया है ऑलरेडी, विच कंप्राइजेज balance sheet and the statement of P&L and the notes to accounts and other explanatory। कहना इसे इन्होंने CFS भी नहीं लिखा इसके अंदर, क्योंकि हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, अपने अकाउंट से पढ़ा है। फिर उन्होंने क्या नहीं लिखा? SOC नहीं लिखा। मैंने बोला था जो सिर्फ इंडेस फॉर, सर अगर मैंने CFS लिख दिया, SOC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे एक बात बताओ, तुम्हें तो पता है ना 5 चीजें आती है, बराबर है, उनके खुद के सजेस्टेड में वो देखो, ये 3 लिखना भी गलत नहीं है। स्मॉलर प्राइवेट लिमिटेड में 3 मिलेगा, पर हमको नहीं पता ना ये रिंगस्टन लिमिटेड कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आप अजम्पशन लगाओ स्मॉल कंपनी है, 3 ही लिखा तो भी ठीक है। आप अज्यूम करो लिस्टेड कंपनी है, कहना इसे मैं तो लिस्टेड अज्यूम करूंगा क्योंकि लिमिटेड बड़ा है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन तो बोलेगा ना प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, क्या वर्ड लिखा है? लिमिटेड, मतलब ये लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। तो कहना इसे पब्लिक कंपनी लग रहा है, कहना इसे पब्लिक कंपनी है, तो इधर तो CFS भी आएगा और इधर तो इंडेस के हिसाब से SOC भी आएगा। तो मेरे सेंस तो क्या बोलेगा? सेम जो रिलायंस पढ़ा है उठा के कॉपी पेस्ट कर दो पूरा का पूरा। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस की जगह रिंगस्टन लिमिटेड, कॉमा विच कंप्राइजेस बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी रहेगा वो लिखूंगा, कॉमा P&L, कॉमा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमा SOC एंड नोट्स फॉर द ईयर एंडेड। कहना इसे फर्स्ट पैराग्राफ ड्राफ्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इनका सजेशन आंसर में 4 लाइन है, तुम्हारा सजेशन आंसर इससे बेटर होगा। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? अगर पढ़ा है एक बार तो कोई दिक्कत, बट ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? वो 5 इंस्ट्रक्शन लिखना आसान होता है, ड्राफ्टिंग में बोल रहा हूं रीड करना आसान है। जब तक एक बार नहीं लिखोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आज जब मैं खत्म करूंगा आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और मैं आपको बोलूंगा ये दोनों का ड्राफ्टिंग घर जाने के बाद एक बार कर लीजिएगा। एक बार अपने हाथ से लिखोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। कहना इसे ओपिनियन हेडिंग में, ये तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, ये क्या हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ भी आना चाहिए ना। लेट मी हेल्प यू विद व्हाट इज सेकंड पैराग्राफ, और उसका ये क्या है? सेकंड पैराग्राफ का ड्राफ्टिंग रहेगा। बात समझ में आया क्या? इस तरीके से दोनों चीज मिला के क्या बनेगी? ओपिनियन हेडिंग बनेगी। थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कैसे क्वेश्चन को देख के उसको एड्रेस करना चाहिए। यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टुगेदर। ओके, कैन वी कंटिन्यू?
आगे बढ़े, नोटबुक में आइए। ओपिनियन हेडिंग में पहला पैराग्राफ क्या था? कंटेंट अदर देन ओपिनियन। उसमें आएगी 5 चीजें, ए बी सी डी ई। मैंने आपको मीनिंग भी लिखवा दिया, ड्राफ्टिंग भी लिखवा दिया। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? लिखिए सेकंड पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिखिए सेकंड पैराग्राफ, ब्रैकेट्स में लिखो लैंग्वेज फॉर एक्चुअल ओपिनियन। लैंग्वेज फॉर एक्चुअल ओपिनियन। देखो, थोड़ा बाउंसर जा सकता है, 5-7 मिनट सुनना पड़ेगा। जनरली जब बहुत टाइम है मेरे पास, अगर 200 आवर्स है, तो मैं आपको बहुत धीरे 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 इसको, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, अभी इसमें तुम्हारा एग्जाम है, मेरे को जो दिख रहा है बराबर है कि नहीं, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। थोड़ी काम की बात करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट हो सकती है इनिशियल फेज में, पर सुनोगे तो मैं आपको थोड़ा ओपिनियन पैराग्राफ और ड्राफ्टिंग भी अभी का भी सिखा दूंगा। कुछ चीजें भी समझेगी, कुछ चीजें थोड़ी आगे जाके समझ में आएगी। इससे रिलेटेड 1-2 चीजें जो आपको सुननी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। रेगुलर बैच में ये थोड़ा 705 वगैरह पढ़ाने के बाद में आता है, ताकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी इवॉल्व हो जाती है। बट आई हैव 5-6 लेक्चर्स फॉर ओनली 700 एंड 705। इतना टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं। यहां पर मेरे पास में हर सैटरडे के लिए एक लेक्चर है, तब जाके मैं 125 आवर्स में खत्म कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस? अदरवाइज वो 125 में कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं अननेसेसरली एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। सुनिएगा, अब ना ओपिनियन हेडिंग में जो हमारा लैंग्वेज आता है, वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे। आई रिपीट, ओपिनियन हेडिंग में जो हमारी लैंग्वेज आती है, वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे। पहला, हमारा ओपिनियन कौन सा है। अनमॉडिफाइड हुआ तो एक लैंग्वेज आएगा, मॉडिफाइड हुआ तो लैंग्वेज चेंज होगा। मॉडिफाइड में भी ना क्वालिफाइड का लैंग्वेज अलग होगा, एडवर्स का अलग होगा, डिस्क्लेमर। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अनमॉडिफाइड। तो आज हमको लैंग्वेज किसका डिस्कस करना है? अनमॉडिफाइड। अभी हम मॉडिफाइड का डिस्कशन ही नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको क्लीन रिपोर्ट में लैंग्वेज कैसे आएगी वो सिखाने वाला हूं। क्लीन रिपोर्ट में भी लैंग्वेज 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वापस से शांति से सुनना। सर, ओपिनियन हेडिंग का लैंग्वेज का पहला फैक्टर है ओपिनियन कौन सा है, मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड। हम भी क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? अनमॉडिफाइड है। कौन सा ओपिनियन है? मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर टुडे, आज हमारा डिस्कशन सिर्फ किस पे होगा? अनमॉडिफाइड पे। मॉडिफाइड कहां है? सीधा नए स्टैंडर्ड में 705। अब सर, क्लीन रिपोर्ट में आपका लैंग्वेज क्या आएगा? ये डिपेंड करता है एक वर्ड पे, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं इस वर्ड को? सुनिए शांति से। जो मैंने आपको वर्ड बोला था FRF, व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ना एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? नाम देखिए, आइए आपकी बुक के अंदर, इन योर बुक, कम टू पेज नंबर 8.11। you will see definitions you will see definitions 8.11। आपको एक वर्ड मिलेगा डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको जो पहला डेफिनेशन हो तो टाइम पास है, कल ही पढ़ाया था आपको, जनरल पर्पस FS। पता ही हो तुमको क्या? बैलेंस शीट, PNL, क्या वो तो आता है हमको ऑलरेडी। आज हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या पढ़ना है हमें आज? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो कैन आई से अज्यूम करो, ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या है? जनरल पर्पस है। ये क्या है? जनरल पर्पस। मतलब क्या सर इसका? इसका मतलब है आप ये जो FS बनाने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो? FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बनाने का तरीका इज कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। इसको बनाने का तरीका इज कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। बट आप किसके लिए FS बना रहे हो? अगर मैं बोलूं जनरल पर्पस के लिए, मतलब नॉर्मली जो यूजर, शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं, नॉर्मली उनके एकदम जनरल पर्पस के लिए क्या बना रहा हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं। तो ये फ्रेमवर्क जनरली क्या कहलाएगा? जनरल पर्पस। मतलब बेसिकली दिमाग मत लगाओ, सारे के सारे जो फाइनेंशियल बनाए जाते हैं उनका फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस में भी 2 ऑप्शन है। जनरल पर्पस में भी क्या है? 2 ऑप्शन। दिस इज वेयर योर ब्रेन विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, व्हाई एम आई सिटिंग हियर। जनरल पर्पस, वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। वन इज कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सेकेंड इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं पूरा ट्राई करूंगा, डिस्क्लेमर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल मेक यू राइट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं जो बोलूंगा वो दिमाग में रख लेना और आगे बढ़ जाना, समझे?
कायदे से इनका टेक्निकल डेफिनेशन इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस, ये पढ़ाया जाता है फाइनल के अंदर। बट क्या इन दोनों का मतलब समझ में नहीं आया तो आपको ओपिनियन रीडिंग कभी समझ में नहीं आएगी। क्यों? आप क्या करोगे, हर बार पढ़ते जाओगे, आपको पता चलेगा कहीं कहीं पे ना लैंग्वेज में आता है ट्रू एंड फेयर। क्या आता है वर्ड? ट्रू एंड फेयर। और कहीं कहीं पे बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। आपको लगेगा दोनों सेम ही है, अलग है, या सर ये ऑथर के मन के ऊपर है, मन में है तो कभी ट्रू एंड फेयर लिखा, मन में है तो ये लिखा। वो दोनों का जो डिफरेंस का लॉजिक है आपको कभी समझेगा ही नहीं, और आपको ऐसा लगते रहेगा कोई बात नहीं, चलते जाओ। बिकॉज क्या है, एग्जाम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों में बाइफर्केशन एग्जाम में आएगा, ये एमसीक्यू में हो सकता है, उसके अलावा चांस नहीं है। एनीवेज, सिंपल सी बात, सुनना पड़ेगा तुमको मेरा बात, ठीक है? अब सुनना, अगर मैं बोलूं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन, समथिंग कॉल्ड एज कंप्लायंस। सुनना, इंडिया में व्हेन आई से एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब क्या है? इसका मतलब या तो आप एएस फॉलो करो, या क्या फॉलो करो, इंड एस फॉलो करो, प्लस क्या फॉलो करो, शेड्यूल 3। कैन आई से ये मुझे फॉलो करना चाहिए? हाँ, आई शुड कंप्लाई विद दिस, आई शुड कंप्लाई विद दिस। बट ये जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है ना, इसका मतलब पता है क्या? सुनना, आप एप्लीकेबल एफआरएफ कंप्लाई करना, आप एप्लीकेबल एफआरएफ कंप्लाई करना, प्लस अगर आपको लगे इस एफआरएफ के बियॉन्ड जाना है, आई रिपीट, इस एफआरएफ के बियॉन्ड जाना है, कुछ ऐसा अकाउंट्स में सुना है क्या, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? ऐसा कुछ सुना है क्या, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? सर यार अकाउंट्स बार बार क्यों? अरे कैसे नहीं, बिना अकाउंट्स का ऑडिट कैसे करोगे यार जिंदगी के अंदर? अकाउंट्स में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सुना है आपने? याद है क्या, व्हाई देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आप चेंज कर लो, या आपने सुना होगा इट रिजल्ट्स इनटू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज इट में रिजल्ट इनटू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लेके आ सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल सुनना, एक सिंपल सा एग्जांपल। आपने अकाउंट्स में R&D एक्सपेंस पढ़ा, कल भी मैंने आपको बताया था। नॉर्मली R&D एक्सपेंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो रिसर्च वाला पार्ट होता है, ये कहां जाता है? पीएनएल को जाता है। एंड जो डेवलपमेंट वाला एक्सपेंस है वो क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। ये एएस बोलता है कि नहीं बोलता है आपका? हाँ। अब मेरा बिजनेस है, मुझे क्या लगता है, आपका जो एएस बोल रहा है वो बढ़िया बात है। मेरे को मालूम है रिसर्च करने के बाद में जो रिपोर्ट बनी है ना, ये रिसर्च रिपोर्ट भी मार्केट में बेची जा सकती है। ये रिसर्च रिपोर्ट से भी पैसा मार्केट, एसेट का मतलब क्या होता है भाई? इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। इससे फ्यूचर में क्या आएगा? धंधा मेरा है, मेरे को मालूम है ये रिसर्च रिपोर्ट से फ्यूचर में कैसा पैसा लेके आना है, मतलब गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट से कैसे पैसा लेना मेरे को आता है। कहना इसे कंपनी का ओनर बोलता है रिसर्च एक्सपेंस भी मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज करूंगा। मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज। मेरे को मेरा लॉजिक पता है, मेरे बिजनेस में सही है। अब कहना इसे आप जो एएस बोल रहा है उसके बियॉन्ड कर देखो है। यस, आर यू गोइंग बियॉन्ड योर एएस? यस। क्या ये चीज आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? हाँ। तो कहना इसे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब जो खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए, अगर कैपिटलाइज करने के बजाय पीएनएल को डाल दिया तो क्या होगा? इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और फ्यूचर में उससे इनकम आते रहेगा। तो कहना इससे थोड़ा अकाउंटिंग क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। तो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए मुझे लगता है जो एएस इंड एस बोलता है, जो शेड्यूल 3 बोलता है, इसके बियॉन्ड जाके भी मैं कोई एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकता हूं, मैं कोई नए तरीके से अकाउंटिंग कर सकता हूं। मतलब क्या मुझे कंप्लाई करने के साथ साथ में डेविएशन अलाउड है? आई रिपीट, कंप्लाई करने के साथ साथ में डेविएशन, मतलब आई एम अलाउड टू गिव एडिशनल डिस्क्लोजर। ये मुझे अलाउ किया गया है। क्या इंडिया में जितने भी कंपनीज है वो जो भी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं वो क्या कहलाता है? फेयर। मतलब इंडिया का कोई भी कंपनी एज पर इंडियन गैप कंप्लाई तो करेगा, साथ साथ में अगर चाहिए तो डेविएट करके एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकता है। क्योंकि वो क्या चाहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। वो क्या चाहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर। कैन आई से फॉलो कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। कौन फॉलो कर रहा है? मैनेजमेंट। कैन आई से आपको इस फ्रेमवर्क के तहत कंप्लाई करना चाहिए, बट अगर लगे तो डेविएट करना, मतलब एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह देना क्या है? अलाउड है। मतलब ये क्या है? अलाउड। अगर मैं बोलूं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, आपको ये एएस या इंड एस, मतलब जो भी आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है, जो भी आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है, वो क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो सेम सेम हो गया दोनों का पॉइंट। इधर ये जो चीज है दिस इज नॉट अलाउड,
मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज है, क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई। आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, वो अलाउड नहीं है। तो सर ये इसका एग्जांपल क्या है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्यों यूज करेंगे, रियल लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं अपन, फेयर प्रेजेंटेशन। कंप्लायंस का भी एग्जांपल है, आई विल गिव यू द एग्जांपल। का डिफरेंस समझ में आएगा अभी के लिए। मतलब फेयर में आपको देखो बेसिक डिफरेंस याद करना है, कंप्लायंस मतलब कंप्लाई करना है, डेविएशन अलाउड नहीं है। फेयर मतलब कंप्लाई तो करना है, बट फेयर वर्ड के लिए डेविएट करना भी अलाउड है। सिंपल चीज, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब लॉजिक समझाता हूं मैं इसका आपको। पहले डिफरेंस समझ में आया क्या, वापस से। कंप्लाई में क्या करना है, जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लाई करना है, डेविएशन वगैरह अलाउड नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन में कंप्लाई तो करना है, बट फेयर वर्ड को सपोर्ट करने के लिए डेविएशन अलाउड है क्या, हाँ, एडिशनल डिस्क्लोजर देके डेविएट कर सकते हो। क्या डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब सुनना मेरा बात, सर व्हाई देयर इज अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये होता ही क्यों है। वही सेम एग्जांपल वापस लेके आता हूं। कौन सा सेम एग्जांपल सर, आज शुरुआत कर टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स जब खुद का सीएफएस बना रहा है तो वो क्या फॉलो करता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि वो तो इंडिया में है, इंडियन गैप है। कहना इसे सब इंडियन कंपनी को क्या अलाउड है, फेयर प्रेजेंटेशन। अब बात करो जेएलआर का, किसका बात करो, जेएलआर। उसका गैप कौन सा है, आईएफआरएस है। कौन सा है, आईएफआरएस। कहना इसे उसको मैंने फोर्सफुली बोला, तुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आईएफआरएस को इंडियन गैप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। अब जब मैं उसको बोलूंगा कन्वर्जन करना है, यू डोंट हैव अ फ्रीडम, तुम्हें कन्वर्जन वैसा ही करना है जैसा मैं बोल रहा हूं। तुम्हें कन्वर्जन वैसा ही करना है जैसा मैं बोल रहा हूं। मतलब ये कन्वर्जन के लिए तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मतलब मैं आपको बोलूंगा इंडियन गैप के हिसाब से ये अकाउंटिंग करना है, तो आपको ये एज इट इज क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। आपको फेयर का दिमाग कौन लगा रहा है, टाटा मोटर्स खुद लगा रहा है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इसको एज इट इज कंप्लाई करना है। कंप्लाई करके मुझे नंबर्स दे देने, बाद में क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, ये किसके ऊपर है, टाटा मोटर्स के ऊपर है। मतलब कंप्लायंस फ्रेमवर्क रेयरली होता है। आई रिपीट, कंप्लायंस फ्रेमवर्क रेयरली होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, पेरेंट कंपनी चाहती है मैं उनका फ्रेमवर्क फॉलो करूं तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरे पास डेविएशन का अलाउड नहीं है। बट पेरेंट कंपनी जो इंडिया में खुद है उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब हमारे लिए नॉर्मली मान के चलो, आप और मैं नॉर्मली जितने भी फ्रेमवर्क देखेंगे सबके सब क्या कहलाएंगे, फेयर प्रेजेंटेशन। कितना, इतना बात समझ में आया क्या। कहना इसे, इसमें मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर और नॉट। मैं आपको ये लिखवा के दूंगा, घबराइए मत, अभी लिखने का टेंशन मत लीजिए। डिफरेंस समझ में आया है क्या। आइए एक बार डेफिनेशन को पढ़िए मेरे साथ में, रीड द डेफिनेशन। देखो सर, पेज नंबर 8.11 पढ़िए डेफिनेशन क्या बोलता है। सर व्हाट इज अ एफआरएफ, एफआरएफ का मतलब होता है एक कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो नीड है हमारे यूजर्स का, उसको मीट करने के लिए हमने अकाउंटिंग कैसे करना है उसका क्या बनाया है, तरीका बनाया है। तो सर उसमें व्हाट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, व्हाट इज अ कंप्लायंस। देखो कंप्लायंस क्या बोलता है सर, एफआरएफ ऐसा जिसमें आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है, किसके साथ में, विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क। बट इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, कुछ एक्नॉलेजमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है जो ऊपर इंक्लूडेड है। मतलब इधर डेविएशन इज नॉट अलाउड, इधर डेविएशन इज नॉट अलाउड। देखो ऊपर क्या अलाउ किया है, फेयर प्रेजेंटेशन में बोला है कंप्लाई तो करना, एंड अगर जरूरत पड़े टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, क्या मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकता है, हाँ। क्या मैनेजमेंट डिपार्ट भी कर सकता है, डिपार्ट मतलब डेविएट भी कर सकता है फ्रॉम द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, यस। ये दोनों चीजें यहां पे क्या है, अलाउड है। जो नीचे क्या नहीं है, अलाउड नहीं। ये टेक्निकल डिफरेंस है दोनों वर्ड में। सिंपल शब्दों में, कंप्लायंस में जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लाई करना, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर डेविएशन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि पेरेंट कंपनी बोलता है मेरे लिए कंसोलिडेशन के लिए एफएस बना रहा है, मैं जो बोलता हूं वैसा बनाने का है, अपना दिमाग मत लगा। तेरा खुद का जो यूके वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो करना है कर, तेरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मेरे कंसोलिडेशन के लिए, मैं जो बोलूंगा वो कंप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कंप्लायंस में यू हैव टू कंप्लाई विद दिस एज इट इज, नो डेविएशन अलाउड। पर जब नॉर्मली हम एफएस बनाते हैं वो कौन सा फ्रेमवर्क होता है, फेयर। चाहे कंप्लाई तो करना होता है, हम हमारी मनमानी नहीं कर सकते, पर जहां हमको लगता है यहां पे कोई बेटर तरीका है तो क्या हमें डेविएट करना अलाउड है, यस। आइडियली ये चीज आपको शेड्यूल 3 जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो उसके साथ में बताना चाहिए, बिकॉज ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग। ऑडिटर तो सिर्फ चेक कर रहा है बेचारा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना ये अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क से, ये ऑडिट नहीं है।
ऑडिटर तो इसे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है. दिस इज सपोज टू बी जनरली टोल्ड टू यू ड्यूरिंग द शेड्यूल 3 पार्ट कि भाई शेड्यूल 3 के दौरान, एएस के दौरान मैं अगर डिपार्ट किया तो क्या होगा. कैन आई से ये क्वेश्चन आपको वहीं पे आना चाहिए. क्या ये अलाउड है? हाँ. इसीलिए लॉ में वर्ड ट्रू एंड फेयर है, इसीलिए एएस 1 में वर्ड ट्रू एंड फेयर है. अगर आप कभी जिंदगी में जाओ अपना एएस 1 निकालना, उसमें ट्रू एंड फेयर मिलेगा. लॉ में सेक्शन 120 निकालना, ट्रू एंड फेयर मिलेगा. क्यों ट्रू एंड फेयर मिलेगा? क्योंकि इंडिया में अलाउड है ये. क्या अलाउड है? फेयर प्रेजेंटेशन. मतलब आपको जो बोला है वो तो फॉलो करना है. क्या आप डेविएट भी कर सकते हो? यस. बात समझ में आया क्या? ओके. बाउंसर गया क्या? समझ में आया? पक्का? ये सब क्यों पढ़ाया आपको मैंने? ओपिनियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए. क्या पढ़ने के लिए? ओपिनियन लैंग्वेज. पढ़ेंगे ओपिनियन का लैंग्वेज एक बार के लिए. ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरे को डर लग रहा है यार. प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करो ना यार. तुम हो क्या यार? प्लीज प्लीज. मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं? आई एम स्टक. रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा तुमको, ऑप्शन नहीं है. हाँ गुड. कुछ तो लिखो तुम. डॉट भी लिखो चलेगा मेरे को. कुछ भी लिखो, बस लिखो. अरे टेंशन मत हो, तुमको डेफिनेशन लिखना ही नहीं जिंदगी में. अरे फाइनल में भी नहीं पूछा आज तक यार. तुम क्या टेंशन ले रहे हो? पर मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, वो जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए फालतू रट रहे हो. एक बात सिंपल सी चीज बोलूंगा मैं. दुनिया में अब तुम कम से कम 18+ तो हो, बराबर है. यू डोंट वांट टू फील इररिलेवेंट एंड यूजलेस. दैट मीन्स एनीथिंग दैट यू डू शुड मेक सम सेंस. अदरवाइज तुमको क्या लगे, मैं मेरे जीवन का एनर्जी टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, बराबर है कि नहीं? तो सिंपल चीज है, जो मेरे को अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले समझना तो चाहिए ना मेरे को उसको. एक बार समझ में आने के बाद में आपको, हाँ ये लैंग्वेज ऐसे क्यों लिखनी है, उसका लॉजिक तो समझ में आ गया. हाँ मैं मानता हूं वो लैंग्वेज को सीखने के लिए मे भी 2 बार लिखना पड़ सकता है, 3 बार लिखना पड़ सकता है. पर ये फीलिंग तो नहीं आएगी ना, क्यों ही लिख रहा हूं, ये मेरे को आता ही नहीं है. मतलब मैं ट्रू एंड फेयर लिखा, ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या नहीं पता आज तक हमको. ग्रुप 1 पास भी हो गया अपन. ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए. प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं. क्यों? जब तक आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगेगा. अंडरस्टैंड. सी एग्जाम पास करना बहुत अच्छा है, करना है अपने को 100%, पर खुद के लिए भी तो अच्छा फील करना है ना जिंदगी में. वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, कि एग्जाम तो एक ही बार पास करना, खुद के लिए तो अच्छा फील रोज करना पड़ेगा ना. मान लो जिंदगी के अंदर 15 बार रिपोर्ट पढ़ा और सोचो जिंदगी 15 साल तक साइन कर लिया, बाद में 15 साल साइन करने समझ में नहीं, ट्रू एंड फेयर क्यों होता है? कितना बुरा लगेगा ना लाइफ में, सिर्फ सोचना एक बार. या गलती से कोई तुम्हारा ही फर्स्ट ईयर आर्टिकल निकला 15 साल के बाद, उसने बोला सर ट्रू एंड फेयर क्यों है, तो तुम बोलोगे तो मैंने मेरे टीचर से पूछना चाहिए था. You're understanding this. ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको, मैं आपको वही लिखाऊंगा ना जो तो लिखने की जरूरत है, मैं आपको बाकी नहीं लिखवाऊंगा, पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि वो एक्सेप्टेंस आए. तब जाकर के आप थोड़ा सा सही में हैप्पीली उसको रीड कर पाओगे और सही में प्रैक्टिस करके आगे भी बढ़ पाओगे. शुड वी कंटिन्यू गाइस? चलिए आइए अब मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल. ये घबराना मत, मैं लिखवाऊंगा जो रेलेवेंट पार्ट है, आई विल मेक यू गिव इन राइटिंग. बीच में नहीं है अभी. अब हमारा जो डिस्कशन है वो पहले क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. आइए इन योर बुक्स कम टू पेज नंबर, in your books come to page number 8.5 पे आइए. हम कहां पे थे? ओपिनियन हेडिंग में. कहां पर थे? ओपिनियन हेडिंग में. ओपिनियन हेडिंग में जो पहला पैराग्राफ था वो समझ में आ गया सर, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. कैन आई से सेकंड पैराग्राफ इज द एक्चुअल ओपिनियन पैराग्राफ. इन्होंने देखो एक बॉक्स बना के दिया है, मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिया है पेज नंबर 8.5 पे. देखो बॉक्स में देखो क्या लिखा है, अगर फेयर प्रेजेंटेशन हुआ, सुनना, अगर फेयर प्रेजेंटेशन हुआ तो मैं चाहे तो 1 यूज कर सकता हूं या मैं 2 यूज कर सकता हूं. देखो वर्ड और है, और मतलब either this or that. Can I say फेयर के अंदर I can use 1 और 2. दूसरा देखो क्या बोल रहा है, कंप्लायंस. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें एक लाइन दिया हुआ है. अब देखो ढंग से क्या बोलते हैं, पहले कंप्लायंस पढ़ते हैं. सर कंप्लायंस में आपका ओपिनियन का लैंग्वेज क्या रहेगा? सुना, ओपिनियन के लैंग्वेज में स्टार्टिंग में एक लाइन आती है. क्या लाइन आती है? इन आवर ओपिनियन. सुनो क्या बोलते हैं, इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and explanation given to us. मतलब हमारे ओपिनियन में, देखो in our opinion and to the best of our information and explanation given to us. मतलब हमने जो ऑडिट किया है
उसके बाद जो हमारा ओपिनियन है, जितना इंफॉर्मेशन, जितना एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, उसके हिसाब से इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, मेरे को क्या लगता है, ये आपका स्टैंडर्ड लाइन है। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड लाइन। ये तो एज इट इज आएगा। अब अगर मैं बोलूं देयर आर टू ऑप्शंस, मैं क्या बोलूं? देयर आर टू ऑप्शन। मैं बोलता हूं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या वर्ड यूज करता हूं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। देखो फेयर वर्ड आ गया। ये कौन सा फ्रेमवर्क होना चाहिए? फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। फेयर फेयर मैचिंग सब जगह पे चलो। कैन आई से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो मैं बोलूंगा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फेयर नहीं बोलूंगा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या लिखूंगा वर्ड? आर प्रिपेयर्ड। देखो आपने क्या बोला था? ये जो एफआरएफ है ये फॉलो करना, मतलब इसके हिसाब से प्रिपेयर करना। तो मैं बोलूंगा यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जो बोला था उसके हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। बात खत्म हो गया। देखो क्या बोलते हैं, द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लाइन लिखा है? are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF। कहना इसे ये are prepared लिखा है, मतलब दिमाग में रजिस्टर। फ्रेमवर्क कौन सा है? कंप्लायंस। क्योंकि आर प्रिपेयर्ड वर्ड हमेशा कहां पे आएगा? कंप्लायंस में। फेयर वर्ड आते समझ जाना कौन सा फ्रेमवर्क है? फेयर। अब बताओ एमसीक्यू में जो पूछना पूछे, तुक्का लगाओगे तो भी मैच होने वाला है। फेयर वर्ड आया तो फेयर प्रेजेंटेशन, आर प्रिपेयर्ड आया तो कंप्लायंस। पर ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू वाला पार्ट तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा आपको जिंदगी में, पर आपको एक बार लॉजिक समझ में आया, गलती से ड्राफ्टिंग भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सर फेयर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है सर? कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसा बोल सकता हूँ सर? इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, बराबर है कि नहीं? एक ऑप्शन और भी है, क्या बोल सकते हो? इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स फेयर। पर इसमें भी वर्ड फेयर तो आ ही गया ना यार। ये लिखो या ये लिखो। देखो क्या बोला है, द फ्रेजेस प्रेजेंट्स फेयरली या गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट। मतलब वन लिखूं या टू, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंडिया में क्या यूज करते हैं? टू। हम जनरली गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू यूज करते हैं। देखो लाइंस में क्या बोला है, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट of our information and explanation given to us, the financial statement gives the information required by the act and gives a ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब इन्होंने कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो किया है? फेयर प्रेजेंट। इन्होंने क्या, पूरे इंडिया में सारी कंपनी का फ्रेमवर्क क्या होता है? फेयर प्रेजेंटेशन ही होता है। कंप्लायंस आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कंप्लायंस ना इंटरनल होता है। बोला क्या पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को बोला था, तब जाके कंप्लायंस आता है। नॉर्मली सारा फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? फेयर प्रेजेंटेशन। इसलिए वर्ड हमेशा क्या मिलता है? ट्रू है। इसलिए लॉ में भी वर्ड ट्रू एंड फेयर है, एएस में भी वर्ड ट्रू एंड फेयर है। थोड़ा बात रजिस्टर हुआ क्या? पक्का? कंफर्म? रुक जाओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अरे अमिताभ, ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने के लिए बोला था, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड लाइन देखो जरा क्या बोलता है, घबराना मत। देखो, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, the financial statements gives the information required by the act। required by the act मतलब जो कंपनीज एक्ट बोलता है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, and it gives a true and fair view। मतलब it is in conformity। conformity मतलब फॉलो किया है। क्या फॉलो किया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। मतलब ये आई गैप का बात बोल रहा है क्या? यस मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है। क्या ना इसे? अब ये ड्राफ्टिंग आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? आपको एग्जाम में या तो ड्राफ्टिंग पूछ सकता है या फिर ओपिनियन के अंदर लैंग्वेज क्या आएगा वो पूछ सकता है। शुड आई हेल्प यू विद द ओपिनियन हेडिंग नाउ? नोटबुक में जाइए, सेकंड पैराग्राफ डैश करके लिखिए। इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन and to the best of our and to the best of our information, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations and according to the explanations given to us, in our opinion
and to the best of our information and according to the explanations given to us. Can I see line standard है? Comma, the financial statements gives the information, the financial statements gives the information required by the act and gives a true and fair view, gives a true and fair view, ब्रैकेट्स में लिखो, use this in case of fair presentation framework, gives a true and fair view, ब्रैकेट्स में लिखो, use this in case of fair presentation framework, ब्रैकेट्स close, continue, in conformity मतलब compliance, brackets close, in conformity with generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles in India. यही आपका ड्राफ्टिंग हो गया. फेयर प्रेजेंटेशन में ट्रू एंड फेयर आएगा, ये भी समझ में आ गया. इसी के नीचे लिखो नोट, ये पैराग्राफ के नीचे लिखो नोट, इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, in case of compliance framework, use the phrase, in case of compliance framework, use the phrase, क्या phrase use करोगे, डैश करके लिखो, the FSR prepared, use the phrase, the FSR prepared in accordance with applicable FRF, are prepared in accordance with applicable FRF. कंप्लायंस में आर प्रिपेयर्ड वर्ड आता है, फेयर प्रेजेंटेशन में ट्रू एंड फेयर आता है. दोनों का ड्राफ्टिंग समझ में आ चुका है आपको, एग्जाम्पल भी बता दिया है, ड्राफ्टिंग आपको नोटबुक में लिखवा दिया है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है, ये सब पढ़ने के बावजूद भी आईसीएआई आपसे पूछेगा एमसीक्यू. क्या पूछेगा आपसे? एमसीक्यू. क्या पूछेगा? लिखो नोट नंबर 2, लिखो नोट नंबर 2, बाजू में लिखो एमसीक्यू उसके साइड में. इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, in case of fair presentation, both phrases, in case of fair presentation, both phrases, that is true and fair view, both phrases, that is true and fair view, and presents fairly, and presents fairly, are considered equal, are considered equivalent. बता आपके साथ क्या करेगा वो, ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूज करेगा आपको, अगर करना ही है तो. एक वर्ड क्या लिखेगा, पूरी कहानी में से लिखेगा ट्रू एंड फेयर व्यू. कि आपने ऑडिट अपने रिपोर्ट ओपिनियन रीडिंग में ये वर्ड लिखा है, एक जगह बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स फेयरली, फिर बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. अब पूछेगा इन तीन में से कौन से दो इक्वल माने जाते हैं, इन तीन में से कौन से दो इक्वल माने जाते हैं. बट आपके लिए ट्रिक क्या होगा, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, तो तुक्का लगाओगे तो वर्ड फेयर फेयर मैचिंग, तो दोनों को क्या बोल देना, इक्वल. ओके, आपको 2 मार्क मिल जाएगा. ठीक है, ओपिनियन रीडिंग खत्म हो गया, 2 मिनट स्पेंड करो पूरा. अभी तक टाइटल, एड्रेसी, स्टेटमेंट, ओपिनियन रीडिंग जो जो लिखवाया है सब कुछ पढ़िए वापस से, जल्दी से रिवाइज कीजिए.
डन, आगे बढ़े, घबराइए मत। अभी तक आपने सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ा है, कौन सा पैराग्राफ? ओपिनियन पैराग्राफ। अब कहां जाएंगे अपन सर? नेक्स्ट पैराग्राफ पे ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन। बस यही एक और पैराग्राफ है जो डिटेल में पढ़ाना होता है, बाकी सारे पैराग्राफ के लिए लिस्ट बना करके खत्म करेंगे। दो ही मेन हेडिंग है जो मुझे डिटेल में डिस्कस करनी होती है 700 में आपके साथ में। वन इज कॉल्ड एज ओपिनियन, दूसरा वाला क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन। एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन। एक 5-10 मिनट स्पेंड करेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन को समझने का ट्राई करेंगे। इसका मतलब क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब है जो भी ओपिनियन आपने दिया है, जो भी ओपिनियन आपने दिया है, उसका बेसिस क्या है, लॉजिक क्या है। मतलब अगर मैंने क्लीन बोला है, ये मैंने से क्लीन, तो आप, अच्छा क्लीन मतलब, अगर एग्जांपल सुनो सुनो रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ। मैंने मेरी बुक के अंदर 705 दिया है ऐसे, उसके बाद कुछ ऐसे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स रिपोर्ट, इस पर देखो ओपिनियन के बाजू में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड का मतलब क्या है? ये मॉडिफाइड है क्या? हाँ, मतलब मॉडिफाइड में कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वालिफाइड। देखो ऐसे ही आगे जाकर के आपको एक दूसरे हेडिंग मिलेगा, दिख रहा है क्या? एडवर्स ओपिनियन। फिर आगे जाकर आपको क्या मिलेगा? वापस से डिस्क्लेमर दिख रहा है कैसा? कैन आई से, ये हेडिंग के नाम से समझ में आ जाएगा ये क्लीन ओपिनियन है या मॉडिफाइड। व्हेन दे यूज द वर्ड ओनली ओपिनियन, जैसे कि यहां पे सिर्फ ओपिनियन लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? क्लीन ओपिनियन है, मतलब इट्स अ क्लीन रिपोर्ट। अगर ये मॉडिफाइड होता तो ये नाम क्या हो जाता? चेंज हो जाता। वैसे ही लुक एट दिस नेम, दिस इज कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन। अगर मॉडिफाइड होता तो ये बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं होता। देखो आपका नाम कैसे बदल जाता। अगर मॉडिफाइड होता तो आपको क्या लिखना पड़ता? बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स। कैन आई से, ये बेसिस वर्ड के आगे भी क्या है? नाम क्या हो जाएगा? चेंज। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। मतलब सुनिए, अभी तक मैं कौन सा रिपोर्ट पढ़ रहा हूं? क्लीन रिपोर्ट, जिसमें अगर ओपिनियन लिखा है मतलब क्या है? क्लीन ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन लिखा है मतलब ये बेसिस फॉर क्लीन ओपिनियन है। अगर क्वालिफाइड होता तो क्या था? बेसिस फॉर क्वालिफाइड। बेसिस फॉर एडवर्स। क्या ये डिफरेंस समझ में आया क्या? कैन आई से, मतलब स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट में जब मैं क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं तो बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग में क्या आना चाहिए? 4 चीजें आती है। एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर 4 चीजें आएगी। मतलब सर ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट है मेरे साथ पढ़ना। सबसे पहला चीज, हमने ऑडिट कैसे कंडक्ट करना चाहिए? एज पर एसएस। हमने ऑडिट कैसे कंडक्ट करना चाहिए? एज पर एसएस। तो सुनो, मैं क्लीन ओपिनियन तक आऊं या मॉडिफाइड तक आऊं? कहना इसे ऑडिट तो एज पर एसएस ही होगा ना। देखो पहला लाइन क्या बोलता है? वी कंडक्टेड आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वो कहां स्पेसिफाइड है? देखो सर, लॉ क्या बोला है? 143। सुनना, 133 एंड 143 आपस से, एक है 133, एक है 143। 133 इज फॉर एएस और इंडेस। मतलब मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त या तो एएस फॉलो करना है या इंडेस। ये कहां लिखा है? 133 में लिखा है। कहां लिखा है? 133 में। किसका जिम्मेदारी हो गया? मैनेजमेंट का। ये 143 किसके लिए है? ऑडिटर के लिए। किसके लिए है? ऑडिटर। इसमें दिया है ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज। क्या दिया है? ऑडिटर के पावर्स एंड ड्यूटीज। तो 143 में बहुत सारे सबसेक्शन है, 1 2 3 4 ऐसे। उसमें एक सबसेक्शन नंबर दिया हुआ है 10। कौन सा दिया हुआ है? 10। वहां बोला है आप ऑडिट करना एज पर एसेस। आप ऑडिट करना एज पर एसेस। तो देखो मैंने क्या बोला है, हमने ऑडिट कैसे किया है? एज पर एसेस, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 10। अगर मेरे को सेक्शन नंबर नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पहला लाइन क्या है? हमने ऑडिट कंडक्ट किया एज पर एसेस। फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया क्या? नोटबुक में जाओ, चलो शाबाश। अगला पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स। एलिमेंट से पहला क्या आ गया? टाइटल। फिर क्या आ गया? एड्रेसी। फिर आ गया स्टेटमेंट। फिर आ गया ओपिनियन हेडिंग। ओपिनियन हेडिंग खत्म हो चुका है, अब लिखोगे बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। दिस इज नंबर 5, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। उसमें लिखो नोट 1, इन केस ऑफ, नोट 1 उसमें लिखो इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड और क्लीन ओपिनियन। इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड और क्लीन ओपिनियन,
मतलब अगर क्लीन ओपिनियन हुआ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हुआ, तो ये जो हेडिंग है उसका नाम क्या रहेगा? बेसिस फॉर ओपिनियन। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें चार चीजें आएगी। इसमें क्या क्या आएगा? चार चीजें। डैश करके लिखिए। पॉइंट नंबर ए, स्टेट दैट auditor has conducted state that auditor has conducted his or her audit. Auditor has conducted his or her audit in accordance with SAs. In accordance with SAs. ऐसा लग रहा है क्या सेम कहानी है? यहां पे चार पॉइंट क्या रहेंगे आपके? इंस्ट्रक्शंस है। क्या है ये आपके? चार इंस्ट्रक्शंस। ये चारों क्या है आपके? इंस्ट्रक्शन। और जो मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं वो क्या है? ड्राफ्टिंग। ये क्या है आपका? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग ऐसे पैराग्राफ दिखता है, इंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं। कहां है ये पॉइंट्स? पेज नंबर 8.5। हेडिंग कौन सा है? बेसिस फॉर ओपिनियन। उससे पहला चीज क्या लिखोगे? स्टेट करना कि ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस। वापस सेम लॉजिक ब्रैकेट्स में लिखेंगे ना कि कैसे स्टेट करेंगे। लिखो ब्रैकेट्स में। आपने क्या लिखा? सेंटेंस लिख दिया। ऑडिटर हैज टू स्टेट दैट इज ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस। ब्रैकेट्स में लिखो वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट। ब्रैकेट्स में लिखो वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। मतलब जो ब्रैकेट में है वो ड्राफ्टिंग है, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो इंस्ट्रक्शन है। कहना इसे आपको पहला यहां तक का सेंटेंस समझ में आ चुका? कहना इसे टिल हियर देयर इज नो डाउट। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अगला चीज क्या बोलता है सुनिए। अगला सेंटेंस पढ़ने से पहले मुझे बताओ, ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है क्या है? ऑडिटर की जो जिम्मेदारी, इट्स कॉल्ड एज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ना हमारी ऑडिट रिपोर्ट में देखो ऐसा बहुत डिटेल में आता है, आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। दिख रहा है क्या? ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा बहुत डिटेल में आता है। ये पूरा क्या है? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कहना इसे हमारी बेसिक सेंटेंस बोल दिया हमने, ऑडिट एज पर एसएस की है। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां लिखी होगी? एसएस में लिखी होगी। तो अगर आपको हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है तो उसके लिए आपको यहां कंटेंट नहीं मिलेगा। यहां मतलब कहां पे? बेसिस फॉर ओपिनियन में कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सेपरेट हेडिंग में जाना पड़ेगा। तो देखो यहां क्या बोला है, देखो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एसएस आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट सेक्शन। मतलब कहना इसे ये बोल रहा है इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? एक सेपरेट हेडिंग पे जाना पड़ेगा, जो कहां पर है? हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है। तो कहना इसे अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखो क्या बोलता है। रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट जहां पे क्या डिस्क्राइब किया गया? हमारी रिस्पॉन्स। मतलब बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है और वो क्या है? ड्राफ्टिंग। नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर बी, refer to the section of the audit report, refer to the section of the audit report which describes auditor's responsibilities under SAs, which describes auditor's responsibilities under SAs। मतलब रेफरेंस दे दो कि हमारी रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट हेडिंग है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पर हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई है, वहां जाके आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी चाहिए। कहना इसे ऐसा हमने एक स्टेटमेंट क्या कर देना है? बेसिस फॉर ओपिनियन में। तो कहना इसे सिंपल सी बात है, बेसिस फॉर ओपिनियन में पहला चीज बोलोगे हमने ऑडिट कंडक्ट किया एज पर एसएस। हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने का है, गो टू अ सेपरेट हेडिंग। कौन सा हेडिंग है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग। बात खत्म। समझा क्या? ब्रैकेट्स में लिखो। ड्राफ्टिंग कैसे करोगे? आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ब्रैकेट्स में लिखो पॉइंट नंबर बी के, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फर्दर डिस्क्राइब्ड,
in the auditor's responsibility heading. In the auditor's responsibility heading. Brackets close. उस हेडिंग में हमारी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में लिखा गया है. कैन आई से बेसिस फॉर ओपिनियन के 4 पॉइंट आने चाहिए थे. 1 2 3 4. पहले 2 समझ में आए क्या? वापस से 2 मिनट स्पेंड करो, सिर्फ बेसिस फॉर ओपिनियन में नोटबुक में जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो दोनों को पढ़ो. ब्रैकेट में क्या लिखा छोड़ दो, स्टैंडर्ड 2 सेंटेंस को पढ़ो वापस से एक बार. ओके ठीक है. अब देखो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 पॉइंट तो आ गए आपको, 2 मार्क तो मिल गए. बराबर है कि नहीं? पूरे 4 मार्क चाहिए क्या आपको? बच्चे 2 पढ़ने के छोड़ देने के. ठीक है. कंट्रोल. थर्ड सेंटेंस क्या है सुनिएगा मेरा बात. ऑडिटर. आई अंडरस्टैंड सेकेंड लेक्चर थोड़ा बाउंसर जा रहा है आपको. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है ना? थर्ड सेंटेंस थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको. बेसिकली ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन भी होना चाहिए. अब ये इंडिपेंडेंस वर्ड कहाँ डिफाइंड है? तो हमारे लिए 2 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. 2 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल लॉज आर इंपॉर्टेंट but 2 laws are very critical for the auditor. One is called as Companies Act. One is called as Companies and one is called as CA Act, that is Chartered Accountants Act. तो हमारे लिए ICAI is the governing body. तो ICAI ने एक बनाया होता कोड ऑफ एथिक्स. क्या बनाया होता है? कोड ऑफ एथिक्स. आपके सिलेबस में है चैप्टर 11 में. वहां बताएगा आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करना है. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्ट, ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आएंगे. एथिक्स आपको सिखाया जाएगा अंडर चैप्टर 11 एज ए इंट्रोडक्शन. डिटेल में सीए फाइनल में आएगा. मतलब हमें यहां लिखना पड़ेगा जो भी मैंने ओपिनियन दिया है, ये ओपिनियन तक आने के लिए ध्यान रखना मैं इंडिपेंडेंट था ऑडिट करते वक्त. जो भी आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स है उनको मैंने फॉलो किया है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सीए एक्ट के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ हमने क्या किया है? कंप्लाई किया है. मतलब मैं इंडिपेंडेंट भी हूं एंड मैं एथिकल भी हूं. नोटबुक में चाहिए लिखिए पॉइंट नंबर सी. ये अपने आप के अंदर ड्राफ्टिंग भी है और स्टेटमेंट भी है. इंक्लूड अ स्टेटमेंट. क्या लिखना पड़ेगा? इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी. Include a statement that auditor is independent of the entity. In accordance with relevant ethical requirements. In accordance with relevant ethical requirements and auditor has fulfilled all other requirements. Fulfilled all other requirements under Companies Act, CA Act, under Companies Act, CA Act, including Code of Ethics issued by ICAI. Companies Act, CA Act, including Code of Ethics issued by ICAI. मतलब ये तो सीधी सीधी सी बात है बॉस कि भाई मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने ऑडिट करते हुए ध्यान रखा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, एथिकल हूं. जो जो कंपनीज एक्ट, जैसे एग्जांपल है कंपनी के अंदर एक भी शेयर नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास एक भी शेयर नहीं था. मेरे रिलेटिव के पास शेयर हो सकता है. लॉ क्या बोलता है? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख. अब 141 सबसेक्शन 3 सुना ना आपने ये चीज? आप लॉ पढ़ के आए हो. तो जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने उसको क्या किया है? फुलफिल किया है. मतलब मैंने कोई भी रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है. मतलब आई वाज इंडिपेंडेंट, मैंने सब कुछ कंप्लाई किया है. देखो एक बार रिलायंस की रिपोर्ट में ड्राफ्टिंग क्या बोलता है, देखो वी आर independent of the company. We are independent of the company in accordance with the code of ethics issued by ICAI. Plus हमने बाकी सारी requirements fulfill की है which are under the provisions of Companies Act, and we have fulfilled other responsibilities in accordance with ICAI's code of ethics. मतलब सब कुछ हमने क्या किया है? फॉलो किया है. आपको मैंने वैसा ही एक थर्ड स्टेटमेंट लिखवा के दे दिया. वापस से बेसिस फॉर ओपिनियन में पहला चीज हमने ऑडिट कंडक्ट किया एज पर एसएस. आपको हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है, सेपरेट हेडिंग में जाओ. उसका हेडिंग का नाम क्या है?
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा चीज, हम इंडिपेंडेंट है, हमने जितने भी एथिकल रिक्वायरमेंट सब कुछ क्या किए, कंप्लाई किए, चाहे वो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हो, वी हैव कंप्लाइड विद एवरीथिंग। अच्छा मुझे बताओ, ऑडिट में जो भी ओपिनियन आएगा, कहना इसे ओपिनियन तक आने से पहले आपको क्या ऑब्टेन करना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कल मैंने बोला था आपको क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस जो सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। देखो लाइन क्या है, वी बिलीव, हमें लगता है कि जो ऑडिट एविडेंस हमने ऑब्टेन किया है वो क्या है, सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है, कि जो भी हमारा ओपिनियन है उसका बेसिस देने के लिए, मतलब वॉट एवर इज अवर ओपिनियन उसका बेसिस देने के लिए हमने क्या ऑब्टेन किया है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। राइट डाउन पॉइंट नंबर डी, write down point number D. State that auditor believes that the audit evidence, state that auditor believes that the audit evidence obtained by auditor, that the audit evidence obtained by auditor is sufficient and appropriate. Audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis, for the auditor's opinion, to provide a basis for the auditor's opinion. मतलब हमें लगता है हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है हमारे ओपिनियन तक आने के लिए वो क्या है, सफिशिएंट। अब देखो इन दोनों जो लास्ट दो पॉइंट है सी और डी, इसके ब्रैकेट से मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, नोटिस करो, क्योंकि आपने वही स्टेटमेंट लिखा है जो एक्चुअल ड्राफ्टिंग में आता है। स्टेट दैट मतलब ऐसा ही लिखना, इंक्लूड अ स्टेटमेंट मतलब ये एज इट इज ही क्या आने वाला है, ड्राफ्टिंग में आने वाला है। यहां पे कुछ अलग से लिखने की जरूरत, जहां लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है वहां ब्रैकेट में लिखवा के दे दूंगा, कहना इसे यही 4 स्टेटमेंट एज अ इंस्ट्रक्शन आएंगे, यही 4 चीज एज अ ड्राफ्टिंग आएगा। शुड आई शो यू 1 और 2 क्वेश्चंस? 1 मिनट स्पेंड करो, चारों पॉइंट को पढ़ो, एक क्वेश्चन दिखा ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा कि भाई वो मेरे से पूछेगा क्या और मेरे को लिखना कैसे। स्पेंड 1 मिनट, एक बार पढ़िए जरा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, आज आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। दोनों ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखाए हुए हैं। ड्राफ्टिंग अगर आप खुद से एक बार लिख लोगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखना क्या बोलता है। काइट राइट एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ प्राइम डीलक्स लिमिटेड फाइनेंशियल 21-22। At the time of finalizing the audit report, one of the team member, Mr. Robin, asked the partner, मतलब अभी एक एंगेजमेंट के लिए पार्टनर होता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, जो साइन करने वाला है। बाकी सब लोग क्या कहलाते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो मान लो आप एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो, वो पार्टनर को पूछता है क्या, सीए काइट, कि भाई व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, वो इंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए। क्या लिखने चाहिए, इंस्ट्रक्शन। आगे देखो क्या बोलता है, द एंगेजमेंट पार्टनर एक्सप्लेन द टीम इन डिटेल, मतलब वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आगे देखो क्या बोलता है, एंड आस्क्ड मतलब उसने सब एक्सप्लेन किया है, अब पूछा है मिस्टर रॉबिन को कि आप ड्राफ्ट करो कि मेरी रिपोर्ट में ये कैसा दिखने वाला है। क्वेश्चन ड्राफ्टिंग भी आ गया क्या, मतलब अगर ड्राफ्टिंग वर्ड नहीं आता तो क्या बोलते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या आना चाहिए। अगर ड्राफ्टिंग पूछे तो ड्राफ्टिंग करके देना पड़ेगा कि हेडिंग क्या आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन। देखो कैसा लिखा, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। सर मैंने अगर ये नहीं लिखा, सर क्या नहीं लिखा, मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं आया सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लिख, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। फिर देखो सर आगे क्या लिखा है, आवर रिस्पांसिबिलिटी अंडर दोज एसएस आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन व्हिच हेडिंग, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी हेडिंग, जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखो क्या बोला है, वी आर independent in accordance with code of ethics issued by ICAI and we complied with all relevant requirement of companies act।
last we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient enough. Can I see drafting वाला वर्ड पूरा का पूरा आ गया? ये वर्ड बाय वर्ड मैच नहीं हुआ तो भी चलता है. इंपॉर्टेंट क्या है? चारों चीजें आनी चाहिए. इंडिपेंडेंट कोड ऑफ एथिक्स वाला पार्ट आना चाहिए, ऑडिट एविडेंस का सेंटेंस आना चाहिए, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग के बारे में आना चाहिए, एंड वी कंडक्टेड आवर ऑडिट एज पर एस इतना पार्ट. मतलब आपको रेलेवेंट लॉजिकल चीजें लेके आनी है. एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग रियल लाइफ में कोई याद नहीं करता. आस्क मी व्हाई? क्यों? सबके पास प्रिंटेड फॉर्मेट होता है. अरे तुम रियल लाइफ में जब काम करने जाओगे तो कौन रिस्क लेगा? मैं ना आज अभी कभी रिलायंस के लिए ना बिना देखे लिख करके दूंगा. क्या बोलेगा वो? काहे को? मतलब व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? चुपचाप सामने जो लिखा है वो उठा, इसमें क्या चेंज करना है वो दिमाग लगा, डेट चेंज करना है, नाम चेंज करना है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि इंटेलिजेंस वही होती है. इंटेलिजेंस इज नॉट डूइंग थिंग्स विच इज नॉट सेंसिबल. डू यू गेट माई पॉइंट? वो चीज को याद करना इज नॉट इंटेलिजेंस, वो मेमोराइजेशन है. अंडरस्टैंड? इंटेलिजेंस इज ये पढ़ करके समझना, इसका लॉजिक पता होना और क्या चेंज करके लिख के देना. दैट इज द लॉजिकल पार्ट. बात समझ में आया है क्या? ओके ठीक है. एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जल्दी से फटाफट. क्वेश्चन 14 पेज नंबर 8.13. अब ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का, उड़ाने का है. ये प्रैक्टिस करने का ही नहीं है. क्यों? अभी जो लिखा पड़ा प्रैक्टिस ही था. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग. मतलब ओपिनियन सेक्शन के बाद. अरे वही तो बेसिस फॉर ओपिनियन, जिसका नाम क्या रहेगा? बेसिस फॉर ओपिनियन. व्हाट इज इंक्लूडेड इन बेसिस फॉर ओपिनियन? ए बी सी डी. समझा क्या? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है. दिमाग किधर लगाना पड़ेगा? ड्राफ्टिंग. थोड़ा सोचना. इसीलिए ये तो आपको लिखवा के दिया. आज आप क्या प्रैक्टिस करोगे? ड्राफ्टिंग वाला पार्ट. थोड़ा बात अभी समझ में आया है क्या? एक तरीके से आज ऑडिट रिपोर्ट में हम शुरुआत एंटर हुए, उसमें मैंने आपको मेजर फोकस किया व्हाट इज ओपिनियन हेडिंग एंड व्हाट इज बेसिस. बेसिस फॉर ओपिनियन भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये सिर्फ अभी तक कौन सा डिस्कस करें? अनमॉडिफाइड. क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉडिफाइड के अंदर ये लैंग्वेज बदलेगा, मॉडिफाइड में सिचुएशन बदलेगी. कल हम क्या करेंगे? थोड़ा सा बचा हुआ एलिमेंट्स और डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज जो पढ़ाया उसका एक दो पार्ट को थोड़ा रिवाइज करेंगे. पहले 3-4 स्टैंडर्ड एकदम स्लो जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए एक बार ये डिफिकल्ट वाली चीजें ना, इसका बेसिक बेस बिल्ड हो जाए. उसके बाद के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत आसान है. मतलब ऑनेस्टली दे विल बी वेरी वेरी लॉजिकल. 700, 705, 706 तीन स्टैंडर्ड सुनने के बाद में आगे जब 200 पे जाएंगे, 210 पे जाएंगे, वो एकदम ही आसान आपको लगेगा. ये तीन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके शांति से सुनना पड़ेगा. इसीलिए आई विल नॉट इवन टेक द लेक्चर 3-4 आवर्स. मैं नहीं ले रहा हूं जानबूझ के. क्यों? क्योंकि ये 3-4 घंटे का साथ में एक साथ में पढ़ा है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप आओगे नहीं, मुझे पता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स मतलब आप ऑन नहीं करोगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, मुझे पता है. इसीलिए आप पहले 3-4 दिन जो मैं बोलता हूं वो पेज फॉलो करते जाओ. वंस माय 706 इज डन, आपको समझ में आएगा. आप अपना गेयर चेंज करेंगे, फिर भागना शुरू कर देंगे अपन. फिर आपको लगेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड है. बराबर है कि नहीं? अभी तक पहले 3-4 लेक्चर में मेरे को आपको थोड़ा कंफर्टेबल बना करके सिचुएशंस को समझाना है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन वी विल बी इन अ गुड पेस. एक आपसे रिक्वेस्ट है, एवरी डे जो पढ़ा रहा हूं प्लीज सिंसियरली सेम डे पढ़ो. सेम डे जाकर के जो क्वेश्चन बोलता हूं वो ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए बोला, वो प्रैक्टिस कर लो इमीडिएटली. मेरे को फालतू क्वेश्चन मत पूछो. शुड आई मेक अ सेपरेट नोटबुक और नॉट? यू आर इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. बराबर है? सेपरेट नोटबुक बनाना है, बना. इस नोटबुक में लिखना है, इसमें लिख. कोई फर्क नहीं. आर्ग्यूमेंट नहीं, लिख. 2 क्वेश्चन जो बोले प्रैक्टिस करने चाहिए. बचे हुए 2-3 जो मैंने डिस्कस किए उसको फटाफट गो थ्रू करना चाहिए. बराबर है कि नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी नोटबुक को आपके अलावा कोई नहीं देखने वाला है. तो आपकी नोटबुक ढंग से मेंटेन करो कि आपको वो हेल्पफुल रहे. लास्ट 1.5 डे में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल टेक अ पॉज हियर. इसके आगे बचा हुआ डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स.